Okay, so basically four type of the Fourier series. First one, Fourier series in interval 0 to a, and in every type of the Fourier series, you have to find the three coefficient. These are called as the Fourier's coefficient. And by using this topic, you have to convert any non-periodic signal into in terms of sine and cosine. For example, suppose that आपके पास एक parabolic graph like this, and you want to write this x square in terms of sine as well as cos, so that you can draw this x square in terms of sine as well as cos. यानी कि x square का जो डायग्राम है वो पैराबोलिक, लेकिन आप इसको वेव फॉर्म में कन्वर्ट करना चाहते हैं। तो अगर आप किसी भी फंक्शन को उसके पर्टिकुलर वेव फॉर्म में कन्वर्ट करना चाहते हैं, आई मीन साइनोसॉइडल वेव में कन्वर्ट करना चाहते हैं, बिकॉज साइन एक्स एंड कॉस एक्स दोनों को मिला के हम लोग साइनोसॉइडल वेव बोलते हैं। तो अभी पैराबोलिक ग्राफ है, आप इसको साइनोसॉइडल वेव में कन्वर्ट करना चाहते हैं। आई मीन सपोज दैट एक्स स्क्वायर आपका एक सिग्नल है, कोई ऐसा सिग्नल है जो पैराबोलिक फॉर्म में है, बट उसको आपको ट्रांसमिट करना है। तो ट्रांसमिट करने के लिए मस्ट बी कन्वर्ट इनटू वेव फॉर्म। वेव फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, फोरियर सीरीज यूज करते हैं। तो कोई भी फंक्शन है, चाहे वो एक्स स्क्वायर हो या एक्स क्यूब हो, आप कोई भी सिग्नल को, एक्स क्यूबिक सिग्नल या फिर पैराबोलिक सिग्नल या फिर लीनियर सिग्नल, एनी टाइप ऑफ द सिग्नल को यू हैव टू कन्वर्ट इनटू साइनोसॉइडल वेव यानी कि वेव फॉर्म में कन्वर्ट। तो अगर आपको कोई भी सिग्नल, कोई भी रैंडम सिग्नल दिया है और उसको आप वेव फॉर्म में कन्वर्ट करना चाहते हैं, आई मीन साइनोसॉइडल वेव में कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो हाउ टू कन्वर्ट एनी सिग्नल, रैंडम सिग्नल इनटू द, I mean non-periodic signal into the periodic signal, I mean wave form, sinusoidal wave form में कन्वर्ट करना है। तो कैसे कन्वर्ट करें, उसके लिए फोरियर सीरीज वाला टेक्निक यूज करते हैं। तो कोई भी क्वेश्चन यहाँ पे हम लोग को जब दिया रहेगा, एक्स स्क्वायर एक्स या फिर एनी डिफरेंट टाइप ऑफ द फंक्शन, तो उस फंक्शन को हम लोग वेव फॉर्म यानी कि साइन और कोसाइन के टर्म में लिखेंगे। तो कैसे लिखेंगे, उसको लिखने के लिए हम लोग को यहाँ 3 पैरामीटर फाइंड आउट करना रहता है, क्योंकि जब हम किसी भी वेव फॉर्म को साइनोसॉइडल वेव में कन्वर्ट करेंगे तो कुछ ना कुछ एरर आएगा। तो उस एरर को कंपनसेट करने के लिए अपने पास देयर आर 3 पैरामीटर्स जो उस एरर को कंपनसेट करता है, और फाइनली वो पैराबोलिक सिग्नल एक वेव फॉर्म में कन्वर्ट होता है। तो मोरल ऑफ स्टोरी ये है कि अगर आप किसी भी सिग्नल को, कोई भी सिग्नल है जो कि जिसका नेचर वेव फॉर्म में नहीं है, आई मीन साइनोसॉइडल वेव नहीं है, तो साइनोसॉइडल वेव नहीं है, तो अगर उसको आप साइनोसॉइडल वेव में कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो उसके लिए हम लोग जो टेक्निक यूज करते हैं दैट इज कॉल्ड एज द फोरियर सीरीज। तो जब भी किसी भी नॉन साइनोसॉइडल वेव को साइनोसॉइडल वेव में कन्वर्ट करेंगे, तो जाहिर सी बात है उसमें कुछ ना कुछ एरर आएगा। तो उस एरर को कंपनसेट करने के लिए हम लोग 3 पैरामीटर फाइंड आउट करते हैं, जिसको हम लोग फोरियर कोएफिशिएंट बोलते हैं। तो ये फोरियर कोएफिशिएंट का फॉर्मूला आपको मेमोराइज करना है, क्योंकि इसका प्रूफ आपके सिलेबस में नहीं है, इसलिए मैं प्रूफ के बारे में बातें नहीं करूंगा। तो आपको क्या करना है कि फोरियर कोएफिशिएंट जो भी मैं फॉर्मूला लिख रहा हूँ, उसको हम लोग तीनों फॉर्मूले को मेमोराइज करेंगे, और जो भी क्वेश्चन में फंक्शन दिया रहेगा, जैसे कि एक्स स्क्वायर दिया है, एक्स क्यूब दिया है, कोई भी फंक्शन दिया है, उस फॉर्मूले के अंदर सब्स्टिट्यूट करके इंटीग्रेट करना है, और ये 3 पैरामीटर कैलकुलेट करके फाइनली कोई भी फंक्शन, उसको हम लोग फोरियर साइन और कोसाइन के टर्म में लिखेंगे। तो साइन और कोसाइन के टर्म में लिखते कैसे, उसका पहले ही मैं फॉर्मूला लिख देता हूँ, दैट इज a0/2 summation of n equal to 1 to infinity an into cos of 2n pi x divided by a plus summation n equal to 1 to infinity bn sin of 2n pi x divided by a। तो आप इस तरीके से देख रहे हो कि यहाँ पे कोई भी एक रियल फंक्शन है, कंटीन्यूअस फंक्शन है, उस फंक्शन को आपने फाइनली कोसाइन और साइन के टर्म में लिखने का प्रैक्टिस कर लिया। अब ये लिखने के लिए आपको यहाँ पे 3 पैरामीटर a0 an, ये जो एरर कंपनसेट करने वाले कोएफिशिएंट है, इसको हम लोग को कैलकुलेट करना है। तो ये तीनों कोएफिशिएंट कैलकुलेट करने का जो फॉर्मूला है, वो फॉर्मूला कहाँ से आया वो अब हमारे सिलेबस में नहीं है, इसलिए इसका प्रूफ मैं नहीं बता रहा हूँ। लेकिन ये फॉर्मूला होता क्या है वो हम लोग डिस्कस कर लेंगे, उसको मेमोराइज कर लेंगे, और उसी फॉर्मूले में डिफरेंट डिफरेंट टाइप का फंक्शन सब्स्टिट्यूट करके इंटीग्रेट करेंगे, और a0 an bn निकालना ही इस पूरे टॉपिक का मेन पर्पस है। और ये ऑलमोस्ट 20 to 25 मार्क्स का टॉपिक है, जिसमें आपको ओनली a0 an bn कैलकुलेट करना है। बट a0 an bn का जो वैल्यू है वो इंटरवल के अकॉर्डिंग चेंज होता है। अभी यहाँ पे मैंने इंटरवल चूज किया है 0 to a, अभी मैं दूसरा जो लिखूंगा उसमें -a to a रहेगा। तो अलग अलग इंटरवल के लिए अलग अलग फोरियर सीरीज यहाँ पे डिजाइन होता है, बट आपके सिलेबस में 0 to a और -a to a दो टाइप का ही इंटरवल हम लोग को डिस्कस करना है। तो अभी मैं 0 to a के लिए फोरियर कोएफिशिएंट a0 an bn का फॉर्मूला यहाँ पे लिखने जा रहा हूँ। तीनों फॉर्मूला सिमिलर है, तो मेमोराइज करने में आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। तीनों फॉर्मूला में 2/a है, 2/a है, ये a वही है जो यहाँ पे लोअर लिमिट में, अपर लिमिट में लिखा हुआ है। फिर इंटीग्रेशन लिमिट वही लगाना है जो क्वेश्चन में लिमिट दिया है, यानी कि 0 to a, यहाँ 0 to a लिमिट लगाना है, यहाँ भी 0 to a और इधर भी 0 to a। उसके बाद जिस फंक्शन का फोरियर सीरीज कैलकुलेट करने को क्वेश्चन में बोलेगा, यानी कि सपोज एक्स स्क्वायर को आप साइनोसॉइडल में कन्वर्ट करना चाहते हो, तो एक्स स्क्वायर को यहाँ पर रख के इंटीग्रेट करेंगे, तो तीनों के अंदर फंक्शन भी आएगा f ऑफ x की जगह, इधर एक्स स्क्वायर या फिर जो भी दिया रहेगा।
ये बाकी के दो पैरामीटर में कॉस का टर्म भी आता है डिवाइड बाई ए, और साइन का टर्म और एंगल दोनों में सेम रहता है। उधर भी 2n पाई x dx है, इधर भी 2n पाई x dx। तो दिस आर द फॉर्मूला ऑफ द फोरियर कोएफिशिएंट। ये तीनों फॉर्मूला आपको मेमोराइज करना है, जो मेमोराइज करने के लिए काफी इजी है, बिकॉज ऑलमोस्ट सिमिलर है सारे फॉर्मूले में, ऑलमोस्ट सारे टर्म सेम ही है, सिर्फ an और bn में साइन और कोसाइन टर्म है। उसमें भी आप देख रहे हो कि दोनों का एंगल भी सेम। तो ये तीनों फॉर्मूला मेमोराइज करके हम लोग यहाँ पे जो भी क्वेश्चन दिया रहेगा एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब व्हाटएवर, वो यहाँ पे एफ ऑफ एक्स की जगह सब्स्टिट्यूट करके इंटीग्रेट कर लेंगे, और इंटीग्रेट करके तीनों वैल्यू जैसे ही अपने को मिल गया, ये फाइनल आंसर में ए जीरो की जगह पे वैल्यू, एन की जगह पे वैल्यू और bn की जगह वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे, एंड दिस इज योर फाइनल आंसर। दैट्स इट। यही काम आपको एग्जाम में करना है। ऑलमोस्ट 4 to 5 क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। सो होप सो कि आपको यहाँ तक समझा रहेगा। ठीक है। सो ये हो गया टाइप 1। इसको टाइप 1 बोल सकते हैं बिकॉज इसका एक लिमिट है, दैट इज 0 to a। लोअर लिमिट इसका कंपल्सरी 0 है, तो ही ये फॉर्मूला एप्लीकेबल है। अगर लोअर लिमिट 0 नहीं है तो दूसरा फॉर्मूला होगा। तो मैं दूसरा टाइप लिख देता हूं। दिस इज योर फर्स्ट टाइप, टाइप 1। अब आते हैं टाइप 2। फोरियर सीरीज इन इंटरवल -a to a। -a to a में फॉर्मूला वंस अगेन a0, फिर an का फॉर्मूला एंड देन bn का फॉर्मूला, और फिर फाइनली फोरियर सीरीज का आंसर, जिसमें हम लोग को a0/2 प्लस समेशन ऑफ n इक्वल टू 1 to infinity an cos ऑफ एंड प्लस समेशन ऑफ n इक्वल टू 1 to infinity bn sin ऑफ। अब इधर एंगल क्या लिखना है वो मैं बताता हूँ। एक चीज यहाँ पे आप नोटिस करो प्रीवियस वाले में, यहाँ पे जो हम लोग कैलकुलेट करने के टाइम पे कॉस का जो एंगल लिया था, वही एंगल साइन का भी है, और वही सेम टू सेम यहाँ पर भी फोरियर सीरीज के अंदर भी कॉस के साथ और साइन के साथ सेम एंगल लिखा हुआ है। तो ये सारी जगह पे ये सारे एंगल्स कॉमन है। उसी तरीके से यहाँ पर भी जो भी मैं लिखूंगा वही एंगल सब जगह कॉमन रहेगा। तो पहले फॉर्मूला लिखता हूँ। अब फॉर्मूला मेमोराइज करने का भी एक तरीका मैं बताता हूँ। जैसे कि ये तीनों फॉर्मूला आपने यहाँ पे देखा, तो ये तीनों फॉर्मूले में मतलब जस्ट एक ट्रिक बता रहा हूँ, ये कोई मतलब ऑफिशियल टेक्निक नहीं है, सिर्फ एक ट्रिक बता रहा हूँ कि आप अगर आपके पास सपोज दैट 0 to a के फॉर्मूला सपोज दैट आपने मेमोराइज किए, और एग्जाम में आप -a to a का फॉर्मूला मेमोराइज नहीं कर पा रहे, आप चाहते हैं कि इसी फॉर्मूले के बेसिस पे उन तीनों फॉर्मूले को भी डिजाइन किया जाए, तो उसके लिए आपको क्या करना है कि ये तीनों फॉर्मूले के अंदर जहां जहां ए दिख रहा है ना, वो एवरी ए को जिधर भी ए दिख रहा है उस ए को हम लोग 2a से रिप्लेस कर दें। ये जस्ट एक छोटा सा ट्रिक है, कोई ऑफिशियल मेथड नहीं है, सिर्फ आपके लिए है। तो आप जिधर जिधर ए लिखा है उधर 2a रिप्लेस करो। तो अगर इसी फॉर्मूले में अगर यहाँ ए की जगह 2a लिखता हूँ, तो आप मुझे बताओ 2 से 2 कट के यहाँ फॉर्मूले में 1/a हो जाएगा कि नहीं। और यहाँ पर भी अगर हम लोग 2a पुट करते हैं तो 2 से 2 कट के नीचे a तो बचेगा लेकिन ऊपर का 2 कट जाएगा। तो इसके अकॉर्डिंग मुझे आप बता सकते हैं a0 का फॉर्मूला क्या आएगा, यहाँ पर 1/a हो जाएगा, यहाँ भी 1/a होगा, यहाँ भी 1/a, तीनों में इंटीग्रेशन होगा। लिमिट तो वही लिखना है जो क्वेश्चन में दिया है, तो लिमिट -a to a लिखना है, इसको चेंज नहीं करना। फिर एवरी में फंक्शन आएगा f(x), और यहाँ पे कॉस में जैसे कि मैंने बताया कि 2n a की जगह आप 2a पुट करोगे तो ऊपर का 2 कट जाएगा और n पाई x डिवाइड बाई a आ जाएगा। इधर साइन ऑफ n पाई x डिवाइड बाई a आ जाएगा, और फिर बाद में इसको x के रिस्पेक्ट में हम लोग इंटीग्रेट कर देंगे। और जैसा कि मैंने बताया कि यहाँ जो एंगल लिखा रहता है वही इधर फॉर्मूले में फाइनल आंसर में भी सेम एंगल रहता है, दैट इज n पाई x डिवाइड बाई a, n पाई x डिवाइड बाई a। ओके, तो दिस इज द सेकेंड टाइप। अब इस टाइप में थोड़ा सा हम लोग मॉडिफिकेशन करेंगे, बिकॉज 12th स्टैंडर्ड में आपने ये पढ़ा रहेगा कि कभी भी कोई क्वेश्चन में अगर लिमिट -a2 दिया है, -a to a, और फंक्शन अगर इवन है, इवन फंक्शन है, तो आपको सिखाया गया रहेगा 12th स्टैंडर्ड में कि इसका आंसर ट्वाइस 0 to a हो जाता है। लेकिन जो लोग नहीं पढ़े रहेंगे उनके लिए मैं प्रूफ करके भी दूंगा, डोंट वरी। और अगर सपोज दैट कोई फंक्शन बट लिमिट -a to है और फंक्शन आपका ऑड फंक्शन है, तो आंसर डायरेक्टली 0 हो जाता है। तो यहाँ पे एक एडवांटेज आपको मिल रहा है कि अगर इवन फंक्शन है तो लिमिट भी देखो, यहाँ पे -a2 की जगह पे 0 to a हो गया फर्स्ट पार्ट में, और सेकंड पार्ट में तो बहुत ही ज्यादा एडवांटेज मिल रहा है कि अगर फंक्शन ऑड है तो आपका आंसर डायरेक्टली 0 हो गया। ये एडवांटेज आपको यहाँ पे a0 an bn निकालने में हेल्प करेगा। सपोज दैट जिस फंक्शन को आप इंटीग्रेट करने जा रहे हो ऑड फंक्शन है, तो आपको a0 निकालने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, डायरेक्टली उसका आंसर 0 लिख दोगे अगर आपको पता है कि फंक्शन ऑड है। तो इसका एडवांटेज हम लोग a0 an bn में लेंगे। तो 12th स्टैंडर्ड का ये डेफिनेट इंटीग्रेशन का एक टॉपिक था जो आपने पढ़ा रहेगा, उसमें आपको ये प्रॉपर्टीज ऑफ द डेफिनेट इंटीग्रेशन में सिखाया गया। दैट इज रूल नंबर 1 कि अगर फंक्शन इवन है तो -a to a का ट्वाइस 0 to a हो जाता है, और अगर फंक्शन ऑड है तो -a to a आंसर 0 हो जाता है।
बट ये फैसिलिटी आपको सिर्फ लिमिट -a to a में है, 0 to a में ऐसा कोई फैसिलिटी नहीं है। इसलिए मैंने 0 to a के लिए कोई भी अलग से टेक्निक नहीं बता रहा हूँ। उसमें मैंने सीधा आपको फॉर्मूला यहाँ पे लिख के दे दिया कि बस ये 3 फॉर्मूला आप मेमोराइज करो, दैट्स इट। इसमें इसका कोई एडवांटेज नहीं है, आपको फंक्शन को प्रॉपर्ली इंटीग्रेट करना ही पड़ेगा और फाइनल आंसर निकालना। बट सेकंड टाइप में -a to a है, तो 12th स्टैंडर्ड का डेफिनेट प्रॉपर्टी यूज करके हम लोग यहाँ पे a0 an bn में से कुछ पार्ट को 0 डायरेक्टली लिख सकते हैं। ये फैसिलिटी हमको डेफिनेट इंटीग्रेशन का प्रॉपर्टी प्रोवाइड करता है। तो ये प्रॉपर्टी कहाँ से आया, इसको मैंने प्रूफ कर देता हूँ। एंड इवन ऑड फंक्शन क्या होता है वो भी पहले बताता हूँ, और बाद में ये रूल नंबर 1 रूल नंबर 2 यूज करके a0 an bn में कौन सा पार्ट 0 होता है वो भी मैं आपको यहाँ पे शो करके दिखा देता हूँ। और फाइनली अगर फंक्शन इवन है तो आप देखोगे कि उसमें a0 an bn में से कोई 2 ही निकालना है, और अगर आप ऑड है तो आप देखोगे कि उसमें से कोई एक ही कैलकुलेट करना है, बाकी दोनों 0 हो जाते हैं। तो ये ऑड इवन का एडवांटेज हम लोग को लेना है। लेकिन अगर कोई ऐसा क्वेश्चन आप सॉल्व कर रहे हैं जिसमें फंक्शन इवन भी नहीं है ऑड भी नहीं है, तब आपको कोई भी फैसिलिटी ये रूल नंबर 1 रूल नंबर 2 एप्लीकेबल नहीं होगा, और फिर आपको ऐसे सिचुएशन में ये तीनों फार्मूला यूज करके ही क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ेगा। ये फार्मूला आपको यूज करना पड़ेगा अगर फंक्शन इवन ऑड नहीं, लेकिन इवन ऑड है तो आपको ये 3 फार्मूले का मॉडिफिकेशन हो जाएगा। इसमें से कुछ कोएफिशिएंट 0 हो जाएंगे, जो डायरेक्टली आपको एग्जाम में लिख देना है कि सिंस फंक्शन इज द ऑड देयरफॉर a0 इक्वल टू 0 an इक्वल टू 0। जो भी 0 है मैं आपको अभी थोड़ी देर के बाद दिखाऊंगा। सो होप सो कि यहाँ तक आपको सारी चीजें समझी रहेंगी। किसी को कोई डाउट है स्टूडेंट? यस सर। यस सर। वेरी गुड। तो चलो पहले हम लोग ये जो रूल नंबर 1 रूल नंबर 2 जो मैंने लिखा हुआ है पहले इसको मैं प्रूफ करता हूँ। बट उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि इवन फंक्शन और ऑड फंक्शन होता है। हम लोग फंक्शन के बारे में बात कर रहे हैं, नंबर के बारे में बात नहीं कर रहे, क्योंकि इवन नंबर आपको मालूम है कि 2 4 6 ये इसको बोलते हैं इवन नंबर, एंड ऑड नंबर आप सबको मालूम है कि 1 3 5 लाइक दैट। बट हम लोग नंबर के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, हम लोग फंक्शन के बारे में बात कर रहे हैं, इवन फंक्शन एंड ऑड फंक्शन। तो इवन फंक्शन आइडेंटिफाई करने का क्या मेथड है, क्या टेक्निक है, वो मैं पहले यहाँ पे बताता हूँ। तो कोई भी फंक्शन आपको दिया है, उस फंक्शन में आप खुद से सामने से होके x को -x से रिप्लेस करोगे, और रिप्लेस करने के बाद अगर फंक्शन में कुछ भी चेंजेस नहीं होता है, देन इस सिचुएशन में आप बोल दोगे कि फंक्शन इज द इवन फंक्शन। एंड ऑड फंक्शन के लिए अगर सपोज दैट आप सामने से होके खुद से फंक्शन के अंदर -x पुट कर रहे हो और आपको आंसर सेम मिल रहा है बट माइनस के साथ मिल रहा है, तो आप उसको बोलोगे कि वो ऑड फंक्शन है। तो ये वो मेथड है जिससे कि आप आइडेंटिफाई कर सकते हो कि वो फंक्शन इवन है कि ऑड है। तो ये एनालिटिकल मेथड है जिससे आप पता करते हो कि इवन है कि ऑड है। एक और मेथड है जिसको हम लोग ग्राफिकल मेथड बोलते हैं, तो उसमें ग्राफ बना के और फिर हम लोग जजमेंट ले लेते हैं कि वो इवन है कि ऑड है। तो इवन फंक्शन में ग्राफ के अकॉर्डिंग जो ग्राफ होता है वो दैट शुड बी ग्राफ ऑफ इवन फंक्शन सिमेट्रिक, या फिर उसको मिरर इमेज भी बोलते हैं, सिमेट्रिक अबाउट वाई एक्सिस। तो ग्राफ अगर बनाएंगे और आप देखेंगे कि अगर वाई एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक है, यानी वाई एक्सिस के ऊपर आप मिरर रख देंगे और देखेंगे कि वाई के लेफ्ट साइड में जो फंक्शन जैसा ग्राफ दिख रहा है वैसे राइट में भी ग्राफ है, तो सच टाइप ऑफ द फंक्शन इज कॉल्ड एज द इवन फंक्शन। ऑड फंक्शन में मिरर इमेज अबाउट ओरिजिन होता है। तो ग्राफ ऑफ ऑड फंक्शन इज मिरर इमेज या फिर सिमेट्रिक अबाउट, मिरर इमेज और सिमेट्रिक दोनों एक ही टर्म है, अबाउट ओरिजिन बोलते हैं। अभी ओरिजिन वाला फंडा थोड़ा समझना आपको डिफिकल्ट है, तो उसके लिए मैं बताऊंगा कि अगर कोई भी ग्राफ आप बना रहे हैं और उस ग्राफ का कुछ पार्ट फर्स्ट क्वाड्रेंट में है और जो फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो पार्ट है वही सेम पार्ट थर्ड क्वाड्रेंट में अगर दिख रहा है, इसका मतलब ओरिजिन के अबाउट सिमेट्रिक है। या फिर अगर ग्राफ का कुछ पार्ट सेकंड क्वाड्रेंट में है और उस सेकंड क्वाड्रेंट का सेम टू सेम आपको फोर्थ क्वाड्रेंट में दिख रहा है, तो उसको हम लोग बोलते हैं मिरर इमेज अबाउट सिमेट्रिक, सॉरी ओरिजिन। अब आपको मैं ग्राफिकली भी बताऊंगा और एनालिटिकल अप्रोच भी बताऊंगा। तो यहाँ पे कुछ एग्जांपल लेते हैं और फिर आपको यहाँ पे मैं दिखाता हूँ कि फंक्शन इवन है कि ऑड है। सो पहला एग्जांपल मैंने लिया sin x। अब sin x ऑड है कि इवन फंक्शन है, ये पता करने के लिए आप खुद से सामने से होके x की जगह -x पुट कर रहे हो, तो आप देख रहे हो कि sin ऑफ -x हो गया, और sin ऑफ माइनस थीटा सबको मालूम है कि माइनस sin थीटा होता है। तो आपने देखा कि यहाँ पे ओरिजिनल फंक्शन sin मिल गया लेकिन माइनस के साथ मिला, इससे ये पता चल गया कि ये कौन सा फंक्शन है, दिस इज द ऑड फंक्शन। अंडरस्टूड? यस सर। यस सर। एग्जांपल हम लोग यहाँ पे ले सकते हैं। यस, वेरी गुड। सेकंड एग्जांपल ले सकते हैं कि f of x इक्वल टू सपोज दैट cos x है। खुद से होके आप x की जगह -x खुद पुट कर रहे हो। क्यों पुट कर रहे हो? क्योंकि आपको ये पता लगाना है कि ऑड है कि इवन है। तो ऐसे पता लगाने के लिए आप सामने से x की जगह -x रिप्लेस करोगे, तो ये हो जाएगा cos ऑफ -x। सबको मालूम है कि cos ऑफ माइनस थीटा इज प्लस cos थीटा। तो फाइनली ये ओरिजिनल फंक्शन मिल गया प्लस के साथ, इसका मतलब cos फंक्शन इज ऑलवेज
इवन फंक्शन, राइट। तो आपको यहाँ पे दो एग्जांपल मिल गए, साइन और कॉस, जो आप मेमोराइज भी कर लेंगे। साइन फंक्शन इज ऑलवेज ऑड फंक्शन एंड कॉस इज ऑलवेज इवन। ग्राफिकली भी मैं आपको बता देता हूँ। तो जैसा कि आप साइन और कॉस का ग्राफ बहुत फेमिलियर है, 12th स्टैंडर्ड में पढ़े हुए हैं, बीडब्ल्यू में भी आपको एवरेज वैल्यू निकालने के लिए साइन और कॉस का ग्राफ बनाया गया रहेगा। तो मैं साइन का ग्राफ यहाँ बना के आपको दिखाता हूँ, फिर आप देखेंगे कि ये सिमेट्रिक अबाउट। तो मैंने फर्स्ट पार्ट में जो बनाया इधर, वही पार्ट इधर भी होता है। तो फर्स्ट पार्ट फर्स्ट क्वाड्रेंट की चीजें थर्ड क्वाड्रेंट में सेम टू सेम दिख रही है। फिर मैं यहाँ पे जो फोर्थ में बना रहा हूँ, वही फोर्थ की सेम चीजें आपको सेकंड में दिख रही है। इसका मतलब ये ग्राफ ओरिजिन के अबाउट सिमेट्रिक है, क्योंकि फर्स्ट कोऑर्डिनेट में दिखने वाली चीज थर्ड में दिख रही है एंड सेकंड में दिखने वाली फोर्थ में दिख रही है। इसका मतलब ये ओरिजिन के अबाउट सिमेट्रिक है। और कोई भी ग्राफ अगर ओरिजिन के अबाउट सिमेट्रिक होता है तो उसको हम लोग ऑड फंक्शन बोलते हैं। तो इस तरीके से ग्राफिकली भी मैंने यहाँ पे आपको शो करके दिखाया। फिर कॉस का ग्राफ बना के भी उसको भी समझ लेते हैं प्रॉपरली। सो ये है कॉस का ग्राफ। तो कॉस का ग्राफ यहाँ से स्टार्ट होता है, राइट। तो यही चीज आप इधर भी बनाते हो। तो आप देखिए, जैसे आपने फर्स्ट में बनाया, मतलब वाई एक्सिस पे अगर मिरर इमेज रखते हैं, इसको अगर मिरर बोलते हैं वाई एक्सिस को, तो मिरर के सामने जो चीज आपको लेफ्ट में दिख रही है वही राइट में दिख रही है। अगर आप आगे यहाँ पे ग्राफ को कंटिन्यू करते हो सपोज दैट, तो इसका सेम मिरर इमेज नीचे भी आता है, राइट। तो इसका इमेज यहाँ पे आपको दिखा और इसका इमेज यहाँ पे आपको दिखा। तो आपने देखा कि ये पोर्शन का जो इमेज है वो यहाँ पे है। इसका मतलब ये वाई एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक है। इस तरीके से इस टाइप के ग्राफ जब वाई एक्सिस के अबाउट सेम टू सेम, लेफ्ट में जो चीज है वही चीज राइट में भी दिखे सेम टू सेम, इसका मतलब ये ग्राफ इवन फंक्शन है और इसको हम लोग बोलेंगे वाई एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक ग्राफ। ओके, और भी मैं कुछ एग्जांपल्स लेता हूँ। तो थर्ड एग्जांपल, सपोज दैट मैंने एफ ऑफ एक्स की जगह पे एक्स स्क्वायर प्लस सपोज दैट मैंने 3 ले लिया। फिर मैं यहाँ पे पता करना चाहता हूँ कि ये ऑड है कि इवन है, तो मैं सामने से एक्स की जगह खुद माइनस एक्स पुट कर रहा हूँ। तो मैंने इधर भी माइनस एक्स पुट किया। फिर आप देखें कि माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस हो गया और सेम टू सेम फंक्शन रिपीट हो गया। इसका मतलब ये फंक्शन आपका इवन फंक्शन। अगर एक और एग्जांपल ले, सपोज दैट एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब लिखा हुआ है एंड प्लस एक्स लिखा हुआ है। अगर मैं इसमें एक्स की जगह माइनस एक्स सब्स्टिट्यूट कर रहा हूँ, तो माइनस एक्स का क्यूब एंड माइनस एक्स, फिर यहाँ पे माइनस एक्स क्यूब हो जाएगा। ये माइनस एक्स माइनस को आप कॉमन ले लेंगे तो फाइनली एक्स क्यूब प्लस एक्स हो जाएगा। तो आपने देखा कि ये सेम फंक्शन रिपीट हुआ बट माइनस साइन के साथ। इसका मतलब ये ऑड फंक्शन। तो ये चेक करने का जो टेक्निक है, ये इसको एनालिटिकल अप्रोच बोलते हैं। इसी फंक्शन का अगर आप ग्राफ बना के देखोगे तो आप देखोगे वाई एक्सिस के बहुत सिमेट्रिक है। ठीक है, आपके नॉलेज के लिए मैं बता देता हूँ कि 12th स्टैंडर्ड में आपने पैराबोलिक ग्राफ अच्छे से पढ़ा है। इवन लास्ट सेमेस्टर में मैथ्स 2 में आपने इस तरह का ग्राफ बहुत अच्छे से बनाया रहेगा। तो ये ग्राफ कुछ इस तरीके से होता है पैराबोलिक। ये y इक्वल टू 3 पॉइंट है और ये y इक्वल टू 0 यानी कि ओरिजिन है। तो आप देखोगे कि y एक्सिस के अबाउट ये ग्राफ सिमेट्रिक है। अगर इसमें मिरर रख दिया जाए तो जो पोर्शन लेफ्ट में दिख रहा है वही राइट में दिख रहा है, तो इसका मतलब ये इवन फंक्शन। इसका ग्राफ बनाएंगे तो कुछ इस तरीके से आएगा। तो जो पोर्शन फर्स्ट में है वही थर्ड में है, इसका मतलब ये ऑड फंक्शन। बट ग्राफ हर जगह बनाने की जरूरत नहीं है, आपके नॉलेज के लिए बता। बट कुछ क्वेश्चन में ग्राफिकली सॉल्व करना ज्यादा बेटर होता है। जैसे मैं अगला एग्जांपल ले लेता हूँ, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू, सपोज यहाँ पे लिखा है एक्स प्लस पाई and sorry pi plus x and pi minus x, limit start from minus x minus pi to 0 and 0 to pi। तो अब ये थोड़ा सा एनालिटिकल सॉल्व करना है, इसको थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा। बिकॉज एक्स की जगह माइनस एक्स पुट करोगे तो हर जगह माइनस एक्स होगा, इधर भी माइनस एक्स होगा, इधर भी माइनस एक्स होगा। फिर माइनस की वजह से इनक्वलिटी रिवर्स होगी। फिर आपको कहीं ना कहीं 4 या 5 स्टेप में ये पता चलेगा कि ये फंक्शन इवन है कि ऑड है। तो बेटर ये है कि इस क्वेश्चन को आप एनालिटिकल सॉल्व करने से बेटर है कि आप इसको ग्राफिकल सॉल्व कर लें। तो ग्राफिकल सॉल्व करना कोई बहुत डिफिकल्ट टास्क नहीं है। आप नॉर्मल एक वाई एक्सिस बनाएंगे, एक एक्स एक्सिस बनाएंगे, एक्स एक्सिस पे ये सारे पॉइंट्स को प्लॉट कर देंगे। तो ये माइनस पाई एक राउंड फिगर पकड़ के चलो कि यहाँ पे है और ये ओरिजिन है और ये प्लस पाई। अब ये नंबर आप इसके अंदर सब्स्टिट्यूट करोगे तो माइनस पाई जब पुट करोगे इसके अंदर एक्स की जगह पे तो ये 0 हो जाएगा, तो ये 0 लिख देंगे। जब इसके अंदर आप 0 पुट करोगे तो पाई हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे आ जाएगा। अब नीचे वाले फंक्शन में जब इसके अंदर 0 पुट करोगे तो वापस पाई ही आएगा, तो यहीं पे अभी कोइंसिडेंट हो गया। जब प्लस पाई पुट करोगे इसके अंदर तो 0 हो जाएगा, तो ये हो गया। और जब इसको आप सारे पॉइंट को स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन करेंगे तो आप देख रहे हो कि जो चीज यहाँ पे आपको फर्स्ट क्वाड्रेंट में दिख रही है, मतलब जो लेफ्ट में दिख रही है वही राइट में दिख रही है। तो ये क्वेश्चन एक ही लाइन में पता चल गया, ये इवन फंक्शन। अगर आप इसको एनालिटिकल अप्रोच से सॉल्व करते, मतलब खुद से होके आप x की जगह माइनस एक्स पुट करते, तो कितना कॉम्प्लिकेटेड होता वो भी हम लोग देख लेते हैं। तो सबसे पहले मैं x की जगह माइनस एक्स पुट कर रहा हूँ, तो यहाँ पाई प्लस एक्स की जगह हो जाएगा पाई माइनस एक्स
और नीचे पाई माइनस ऑफ माइनस एक्स हो जाएगा, माइनस पाई लेस देन माइनस एक्स लेस देन 0 एंड देन 0 लेस देन माइनस एक्स लेस देन पाई। ये मैंने एवरी एक्स को माइनस एक्स से रिप्लेस किया। फिर आप यहाँ पे देखोगे कि ये पाई माइनस एक्स ही रहेगा। इसमें अगर आप माइनस से मल्टीप्लाई करते हो तो इनक्वलिटी रिवर्स हो जाती है। सबको मालूम है कि अगर ए इज लेस देन बी है और माइनस से मल्टीप्लाई करते हो तो ये ग्रेटर देन में कन्वर्ट हो जाता है। तो मैं यहाँ पे थ्रू आउट माइनस से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो ये हो जाएगा पाई ग्रेटर देन एक्स ग्रेटर देन माइनस 0 इज प्लस 0, बोथ आर सेम थिंग। सेम नीचे वाले में भी हम लोग ऐसे ही करेंगे। ये तो प्लस एक्स हो चुका है, इसमें भी आप थ्रू आउट माइनस से मल्टीप्लाई करोगे, माइनस 0 यानी कि 0, इक्वलिटी रिवर्स, और ये माइनस एक्स का प्लस एक्स और इधर माइनस पाई। अब इस लिमिट को, ये जो मैंने यहाँ इनफिनिटी लिखा है, इसको प्रॉपर तरीके से अगर हम लोग देखें तो ये सपोज दैट इसी चीज को मैं ऐसा लिखता हूँ कि जैसे पाई इज ग्रेटर देन एक्स, यहाँ लिखा हुआ है कि पाई एक्स से बड़ा है, तो आप ऐसा दूसरे सेंस में ये बोल सकते हो कि एक्स पाई से छोटा है। दूसरा यहाँ बोला है कि एक्स 0 से बड़ा है, तो आप ये बोल सकते हो कि 0 एक्स से, सॉरी, एक्स 0 से बड़ा है, तो यहाँ पे 0 इज लेस देन एक्स भी लिख सकते हो। तो एक ही मतलब हो गया। तो ये चीज का ये सेकंड व्यू है जो इजीली समझ रहा है। उसी तरीके से नीचे वाले का भी सेकंड मीनिंग क्या मिलेगा कि माइनस पाई लेस देन एक्स लेस देन 0। तो ये हो गया पाई माइनस एक्स और ये हो गया पाई प्लस। अभी आप पहली वाली लाइन को दूसरी लाइन में, दूसरी लाइन को पहली लाइन में इंटरचेंज कर दो, ऐसा फर्क नहीं पड़ता है। तो ये हो गया पाई प्लस एक्स, और मैंने पहली दूसरी लाइन को पहले लिख रहा हूँ और दूसरी पहली लाइन को दूसरी बार लिख रहा हूँ। तो आप देखोगे कि ये पूरा का पूरा ओरिजिनल फंक्शन मिल गया और इस तरह से पता चला कि ये इवन फंक्शन। तो ये हो गया इस क्वेश्चन को पता करने का एनालिटिकल अप्रोच, जिसमें आपने ये पता किया कि ये फंक्शन इवन है कि ऑड है। तो आपने देखा कि पूरे 5 स्टेप लगा, बट ग्राफिकली यहाँ एक ही स्टेप में पता चल गया और तुरंत पता चल गया कि ये इवन है कि ऑड है। तो कोई क्वेश्चन अगर सिंपल है, नॉर्मल एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब दिया है, तो आप उसमें एनालिटिकल अप्रोच यूज करेंगे। लेकिन इस तरह से कर्ली ब्रैकेट बना के एक ही फंक्शन को 2-3 अलग तरीके से डिफाइन किया हुआ है, ठीक है, तो उसको पता करने के लिए आप इवन ऑड का फंडा चेक करने के लिए आप क्या करेंगे कि आप ग्राफिकल अप्रोच यूज करेंगे, जो आगे जाके आपको एक तो फटक से सॉल्व भी हो जाएगा कि वो इवन है कि ऑड है, एंड आगे और भी एक एडवांटेज मिलेगा जो मैं आपको क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त बताऊंगा। तो ग्राफिकल का अप्रोच भी यहाँ पे आपको देखने को मिला। एक लास्ट क्वेश्चन और भी देखता हूँ। एफ ऑफ एक्स 0 -2 लेस देन एक्स लेस देन -1 लेस देन एक्स लेस देन 0 and 0 less than x less than 1 and 1 less than x less than 2, and this is 1 plus x, this is 1 minus x, this is 0। so इसको पता करना है कि इवन है कि ऑड है। तो आप देख रहे हो कि ये इसको अगर हम लोग x की जगह माइनस एक्स पुट करके और एनालिटिकल अप्रोच से सॉल्व करेंगे तो ये क्वेश्चन 4 स्टेप 5 स्टेप में सॉल्व होगा। काफी टाइम टेकिंग और आपका पेजेस भी वेस्ट होंगे। सो बेटर ये है कि आप इसको ग्राफिकली सॉल्व करो। आपको करना कुछ नहीं, बस एक लाइन ड्रॉ करना है और ये सारे पॉइंट्स प्लॉट करना है। तो आप देख रहे हो कि आपका क्वेश्चन का सबसे लोअर पॉइंट इज -2, सबसे लोअर इज -2, तो आपको -2 फिर -1 फिर 0 फिर 1 एंड 2 ऐसे लाइन से ड्रॉ कर देना है। तो आप यहाँ पे -2 प्लॉट कर देंगे, फिर 1 -1 प्लॉट करेंगे, फिर 0 फिर 1 एंड फिर 2। यहाँ पे आपका ओरिजिन है, मतलब ये आपका वाई एक्सिस है। अभी हम लोग पहले -2 और -0 में आप देख रहे हो कि ग्राफ 0 है। मैं जरा कलर चेंज कर देता हूँ, तो यहाँ से यहाँ तक ग्राफ 0 है। तो यहाँ पे आपका एक रेड लाइन यहाँ पे मैंने, एक मिनट, कलर चेंज नहीं हुआ, जस्ट वेट। सो आप यहाँ पे देख रहे हो, तो ये रेड लाइन मैंने बनाया क्योंकि 0 है, यहाँ पे 0 एंड आखिरी में भी 0 है, तो 1 to 2 के बीच में भी 0 है, तो ये 0 बीच में आते हैं। तो जब यहाँ पे -1 इसके अंदर पुट करेंगे तो 0 हो जाएगा, जो कि 0 है ऑलरेडी। लेकिन जब इसी के अंदर 0 पुट करोगे तो 1 हो जाएगा, जो कि यहाँ पे हो जाएगा। फिर इधर आते हैं, इधर 0 पुट करोगे इसके अंदर तो 1 हो जाएगा, जो कि अभी भी 1 है, और 1 पुट करोगे तो 0 हो जाएगा। तो सबको ज्वाइन कर देंगे, इस तरह से ग्राफ बन जाएगा। तो आप देख रहे हो कि रेड कलर जो पोर्शन वाई एक्सिस के लेफ्ट में दिख रहा है, वही रेड कलर आपको वाई एक्सिस के राइट में भी दिख रहा है। इसका मतलब ये फंक्शन इवन फंक्शन है, ठीक है। और ये आपको एक ग्राफ भी मिल गया। इसी ग्राफ का जब आप एरिया कैलकुलेट करते हो तो आगे जाके आपको फोरियर कोएफिशिएंट मैंने बताया कि आपको a0 an bn तीन चीज निकालना रहता है। तो इसका एरिया डायरेक्टली आपको a0 रिप्रेजेंट करता है, वो भी मैं आगे बताऊंगा। तो ये ग्राफ बनाने का दो एडवांटेज मिला, एक तो आपको यहाँ पे इवन है कि ऑड है वो भी पता चल गया, और a0 इज नथिंग बट एरिया। तो इसका एरिया निकालना कितना ईजी है, क्योंकि ये ट्रायंगल है और ट्रायंगल का एरिया होता है 1/2 हाइट इंटू बेस। तो बिना इंटीग्रेट किए आपको a0 ग्राफ से मिल जाएगा। तो ये डबल एडवांटेज आपको ग्राफ मेथड में आ रहा है, और क्वेश्चन काफी कॉम्प्लिकेटेड है तो इसको ग्राफिकल मेथड से सॉल्व करना ही बेटर होगा। एनालिटिकल अप्रोच से जाएंगे तो लेंदी हो जाएगा, बट
मैंने दोनों मेथड आपको बताया है, एज पर योर चॉइस आप कुछ भी कर सकते हैं। अंडरस्टूड? Yes, sir. ओके। Yes, sir. तो अब हम लोग अभी तक ये डिस्कस कर रहे थे कि इवन फंक्शन और ऑड फंक्शन क्या, राइट? अब हम लोग को ये डिस्कस करना है कि इवन फंक्शन ऑड फंक्शन में आपको इंटीग्रेशन में क्या एडवांटेज मिलेगा। तो ये चीज मैं इसी ग्राफ के थ्रू बता देता हूँ, क्योंकि ग्राफ से आप ज्यादा इजीली समझ पाओगे। ग्राफ बनाने से क्वेश्चन का इमेजिनेशन पावर बढ़ जाता है। तो अगर मैं आपको बोलूं कि मुझे -1 to +1 में इंटीग्रेट करना है, राइट? तो आप बोलोगे कि सर इसको -1 to 0 में पहले इंटीग्रेट करो और फिर 0 में to 1 इंटीग्रेट करो, राइट? क्योंकि दोनों अलग अलग। फिर आप देख रहे हो कि जो पोर्शन इधर है वही पोर्शन इधर भी है, तो मैं ये इंटीग्रेशन दोबारा क्यों कैलकुलेट करूं, मैं क्यों नहीं इसी को 2 टाइम्स कर देता हूं। तो आपने यहाँ देखा कि अगर फंक्शन इवन है तो -1 to 1 आंसर ऑटोमेटिकली ट्वाइस 0 to 1 हो गया। तो अगर इसी को मैं जनरलाइज कर दूं कि अगर कोई ग्राफ -a to a है और वो फंक्शन अगर इवन है तो आप डायरेक्टली ट्वाइस 0 to a लिख सकते हो। तो ये चीज आपने यहाँ पे ग्राफिकली समझ भी लिया और प्रूव भी कर लिया। यही आपका रूल नंबर 1 है जो मैंने आपको लिख के दिया था। तो ग्राफिकली मैंने कितना एक लाइन में प्रूव करके बता दिया। अब ऑड फंक्शन देखते हैं। ऑड फंक्शन की जैसा कि मैंने आपको ग्राफ साइन का ग्राफ बना के दिखाया था, तो साइन के ग्राफ पे ही कॉन्सेंट्रेट करते हैं। तो सपोज दैट मैं -π से +π के बीच में बताने की कोशिश कर रहा हूँ, यानी कि मुझे इंटीग्रेट करना है -π to +π, साइन को इंटीग्रेट करना। तो आप इसको दो पार्ट में कन्वर्ट करोगे, -π to 0 and 0 to π। फिर आप देख रहे हो कि यहाँ पे जो पोर्शन है वही पोर्शन यहाँ भी है, बट यहाँ ऊपर वाला प्लस पोर्शन है, नीचे वाला माइनस पोर्शन है, तो दोनों प्लस माइनस कैंसिल होकर आंसर ऑटोमेटिक 0 हो जाएगा। तो अगर फंक्शन ऑड है और आप किसी को इंटीग्रेट कर रहे हो -a to a में और फंक्शन अगर ऑड है तो अब आंसर डायरेक्टली 0 लिखोगे। तो ये आपके सामने ही नजर आ रहा है। ग्राफिकली कितना क्लियर नजर आ गया कि आप जो पोर्शन ऊपर है वही पोर्शन नीचे है, ऊपर वाला प्लस नीचे वाला माइनस, सेम ग्राफ है। क्योंकि वो इफ ऑड है तो सिमेट्रिक अबाउट ओरिजिन रहेगा, तो जैसा ऊपर है वैसे नीचे भी दिखेगा, ऑटोमेटिकली 0 हो जाएगा। तो -π to +π में sin x का इंटीग्रेशन, अगर आपने किसी से पूछा कि -π to sin x का इंटीग्रेशन क्या होगा, तो सिंस ऑड फंक्शन इसका आंसर 0 लिखो, ना कि आपको sin का इंटीग्रेशन माइनस cos, फिर उसमें अपर लिमिट, फिर लोअर लिमिट, फिर पुट करके देखो, एंड ऑफ द रिजल्ट 0 ही आने वाला। तो ये इवन ऑड का एडवांटेज आपको यहाँ पे मिल रहा है टाइप 2 में, बिकॉज फोरियर सीरीज जब हम लोग -a to a डिस्कस कर रहे हैं तो इसमें आपका लिमिट है -a to a। यहाँ पे मैं वापस शो कर देता हूँ। तो टाइप 2 में आपका जो लिमिट है, इंटरवल है, वो -a to a है। और 12th स्टैंडर्ड में आपको -a to a में इवन और फंक्शन के बेसिस पे एक रूल बताया गया है। उस रूल का यूज करके अब मुझे बताओ, अगर कोई क्वेश्चन हम लोग फोरियर सीरीज कैलकुलेट कर रहे हैं और उसका लिमिट -a to a है और जिस फंक्शन को आप फोरियर सीरीज में कन्वर्ट करना चाहते हो, फंक्शन अगर ऑड है, तो आप मुझे बता सकते हो कि यहाँ पे a0 का वैल्यू क्या आएगा। वापस एक बार मैं क्वेश्चन रिपीट करता हूँ, आपको ये 0 आएगा। तो अगर आपको पता चल गया, सपोज आप फोरियर सीरीज निकालना चाहते हो x³ का, और x³ आपको मालूम है कि ऑड फंक्शन है, तो आपका यहाँ पे a0 डायरेक्टली 0 हो जाएगा। तो बिना कैलकुलेट किए आप a0 0 लिख दोगे, तो आपका कितना टाइम यहाँ पे सेव हो जाएगा। an और bn के बारे में क्या है ख्याल, उसके बारे में देखते हैं। तो उससे पहले मैं आपको यहाँ बता देता हूँ, यही बाजू में लिख देता हूँ कि अगर कोई फंक्शन इवन है और दूसरा भी फंक्शन इवन है तो आंसर आपका इवन आएगा। और अगर कोई फंक्शन ऑड है और दूसरा इवन है या इवन इंटू ऑड, तो आंसर इज ऑड आएगा। एंड अगर दोनों फंक्शन अगर ऑड है और दोनों का मल्टीप्लाई करते हो तो रिजल्ट इज इवन आएगा। ठीक है, तो ये कंसेप्ट यूज करके हम लोग an और bn का भी सोचते हैं। तो अभी वापस मैं रिपीट करता हूँ, सपोज दैट जिस फंक्शन को आप इंटीग्रेट करने जा रहे हो ऑड फंक्शन है, तो आपने an तो फटक से 0 बता दिया। सो व्हाट अबाउट an? तो an में जैसा कि मैंने बताया कि हमने ये जूम करके पकड़ के चला है कि f of x ऑड फंक्शन है, और cos के बारे में मैंने अभी प्रूफ करके दिया कि cos इज द इवन फंक्शन। तो अगर ये ऑड है और ये इवन है तो ओवरऑल रिजल्ट क्या आएगा, ऑड आएगा। और ऑड का वापस आंसर क्या हो जाएगा, 0। यानी कि अगर आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो x³ का, तो आपको a0 n निकालने की जरूरत नहीं, क्योंकि दोनों डायरेक्टली 0 हो जाएंगे। नाउ थिंक अबाउट द bn। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि हम लोगों ने f of x को ये एज्यूम करके लिया है कि ऑड फंक्शन है, और साइन आपको पहले से बताया कि बचपन से ही ऑड होता है, तो ऑड इंटू ऑड इवन होगा और इसमें आपका 0 नहीं होगा। तो आपको an और a0 0 और bn आपको कैलकुलेट करना, मतलब एक ही फोरियर कोएफिशिएंट कैलकुलेट करना पड़ रहा है आउट ऑफ 3 में से, तो बाकी दो डायरेक्टली 0 हो रहा है। तो ये एडवांटेज आपको इवन ऑड का यहाँ इस मैप पे मिल रहा है, बट ये एडवांटेज ओनली -a to a के लिए एप्लीकेबल है, 0 to a के लिए एप्लीकेबल नहीं है। इसमें आपको तीनों के तीनों कैलकुलेट करने ही पड़ेंगे।
और एक चीज, अगर जिस फंक्शन को आप इंटीग्रेट कर रहे हो अगर वो ऑड भी नहीं है इवन भी नहीं है तो भी आपको कोई एडवांटेज नहीं मिलेगा, आपको a0 an bn तीनों निकालने पड़ेंगे। जैसे कि मैं e⁻x की बात करूं तो ये इवन भी नहीं है ऑड भी नहीं है, इसका अगर आपको सॉल्व करना है तो a0 an bn तीनों निकालना पड़ेगा। लेकिन अगर आप x³ सॉल्व कर रहे हो तो इसमें आपका a0 an 0 हो जाएगा और सिर्फ bn निकालना पड़ेगा। और अगर आप x² सॉल्व कर रहे हो तो ये इवन फंक्शन है और इसमें आपको an और a0 निकालना है, bn 0 हो जाएगा। अब यही चीज मैं आपको आगे वापस से लिख के प्रॉपर तरीके से लिख के दे देता हूं, जो भी यहाँ पे हम लोगों ने रफली डिस्कस किया। सो once again Fourier series in interval -a to a. So first of all, once again I write the coefficient formula, that is a0 an and bn. The formula of a0 is nothing but 1 upon a minus a to a f of x dx. सब में तो ये तीनों चीज कॉमन ही है, 1 अपॉन ए भी कॉमन है, लिमिट भी कॉमन है एंड फंक्शन भी सब में लिखना ही है, बट आखिरी के दो में एक में कॉस आता है और एक में साइन आता है। कॉस में एंगल होता है n पाई x और वही सेम एंगल आपका साइन में भी होता है n पाई x पाई। अब मैं यहाँ पे आपको यहाँ पे ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि अगर फंक्शन सपोज दैट आपने सॉल्व करना स्टार्ट किया और आपको स्टार्ट में पता चल गया कि वो जो फंक्शन है वो इवन फंक्शन है तो क्या एडवांटेज मिलेगा, और अगर फंक्शन ऑड है तो क्या एडवांटेज मिलेगा। तो ऑड में तो जैसा कि आपने देखा कि a0 0 हो जाएगा, अभी अभी आपने देखा, एंड an भी 0 हो जाएगा, सिर्फ आपको bn निकालना पड़ेगा। और bn में इवन फंक्शन में क्या रूल बताया कि -a to a अगर है तो आंसर ट्वाइस 0 to a हो जाएगा। तो फॉर्मूला भी थोड़ा सिंपल हो जाएगा, जहां पे आपको अपर एंड लोअर लिमिट दोनों वैल्यूज थे वहां पे लोअर लिमिट 0 हो जा रहा है। ये भी एक एडवांटेज ही है। तो 2/a हो गया एंड लिमिट भी 0 to a हो गया। जब लोअर लिमिट 0 हो गया तो आगे जब लोअर लिमिट पुट करोगे तो बाकी बहुत सारी चीजें 0 हो जाती है। तो ये भी एक एडवांटेज आपको यहाँ पे कैलकुलेशन में भी मिल रहा है। तो ये हो गया ऑड फंक्शन के लिए एडवांटेज। अब आते हैं हम लोग इवन फंक्शन में, तो a0 और an। तो जैसा कि मैंने बताया कि इवन फंक्शन है तो a0 का फॉर्मूला में ट्वाइस 0 to a हो जाएगा, तो इसकी वजह से यहाँ पे हम लोग 2/a 0 to a लिख देंगे f of x dx। एंड सेकेंड भी इवन फंक्शन है और कॉस भी इवन फंक्शन है। जैसे कि मैंने f of x इवन फंक्शन इज्यूम करके लिया है और cos भी इवन फंक्शन होता है बचपन से, दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो इवन आएगा, तो फाइनल रिजल्ट इज इवन फंक्शन। तो वन सेकंड ट्वाइस अपॉन a 0 to a f of x and cos of n pi x divided by a dx and bn 0 हो जाएगा बिकॉज f of x आपने इवन लिया हुआ है, साइन ऑलवेज ऑड होता है, इवन इनटू ऑड ऑड एंड आंसर विल बी 0। तो इसमें आपको सिर्फ एक ही एडवांटेज मिला कि bn 0 हुआ, और दूसरे एडवांटेज ये मिले कि लोअर लिमिट 0 होने की वजह से आपको कैलकुलेशन भी थोड़ा इजी हो जाएगा। बट फिर भी कुछ ना कुछ एडवांटेज तो इवन ऑड में आपको मिल ही रहा है। लेकिन सपोज अगर आप एग्जाम में इवन ऑड का कांसेप्ट यूज नहीं करना चाहते तो अभी ओरिजिनल फंडा से भी आप क्वेश्चन सॉल्व करो, अगर वो इवन है तो ऑटोमेटिकली a0 का वैल्यू जो भी आना है आ जाएगा। लेकिन अगर इवन ऑड नहीं है तब तो आपको यही वाला फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। तो होप्स हो कि आपको इतना सारा कुछ समझा रहेगा। अब जरा इसको हम लोग एग्जाम्पल के बेस पे सॉल्व करते हैं सो दैट कि और आपको प्रॉपर तरीके से समझे। तो हम लोग सबसे पहले टाइप 1 वाले पे एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे और फिर टाइप 2 वाले पे सॉल्व करेंगे। तो सबसे यहाँ पे लिख देता हूँ प्रॉब्लम बेस्ड ऑन फोरियर सीरीज इन इंटरवल 0 to, दिस इज योर फर्स्ट। वापस से मैं सारा फॉर्मूला रिकॉल कर देता हूँ, a0 an एंड bn। तो दूसरी बार लिखने जा रहा हूँ, होप्स आपको याद रहेगा, 2/a एंड लिमिट 0 to a 0 to a 0 to a f of x और इधर आपको लिखना है cos of 2n pi x डिवाइड बाई a और इधर लिखना है sin of 2n pi x डिवाइड बाई a dx and dx and finally answer of the Fourier series, that is f of x 0 equal to a0/2 plus summation of n equal to 1 to infinity, that is an, थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं, into cos of 2n pi x divided by a plus summation of n equal to 1 to infinity and bn sin of 2n pi x divided by a। So ये फॉर्मूला पे हम लोग पहला क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1, find Fourier series of function is the x square and limit is 0, 2 pi। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग क्या करेंगे, फंक्शन क्या है वो लिख देते हैं। तो फंक्शन क्वेश्चन में दिया है एक्स स्क्वायर, लिमिट दिया है क्वेश्चन में 0 to 2 पाई, और हम लोगों ने यहाँ फॉर्मूला लिखा है 0 to a के लिए। ये जो फॉर्मूला है वो 0 to a के लिए फॉर्मूला है। इसी फॉर्मूले में जहां जहां a है
उसको आपको 2 पाई से रिप्लेस करना है। तो अगर इस फॉर्मूले में आप ए की जगह 2 पाई पुट करोगे तो ये फॉर्मूला क्या क्या बन जाएंगे वो जरा आप यहीं पे थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं और फिर नीचे लिख देते हैं। तो जब ए की जगह 2 पाई पुट करोगे यहाँ पर तो आप देखोगे 2 से 2 कट के 1 अपॉन पाई आ जाएगा। तो आउटर में 1 अपॉन पाई 1 अपॉन पाई 1 अपॉन आई तीनों में आएगा। लिमिट हो जाएगा 0 टू 2 पाई 0 टू 2 पाई 0 टू 2 पाई। यहाँ पे देखते हैं क्या होता है। ए की जगह जब आप 2 पाई पुट करोगे तो 2 पाई और अंदर का एंगल में 2 पाई कट जाएगा और सिर्फ cos nx बचेगा और नीचे भी सिर्फ sin nx बचेगा। तो इस तरीके से मैं यहाँ पे वो फॉर्मूला जो अभी हम लोगों ने यहाँ डिस्कस किया उसी को यहाँ पे लिख देता हूँ। तो ए जीरो आप देख रहे हो कि 1 अपॉन पाई 0 टू 2 पाई एफ ऑफ एक्स है एंड एन का फॉर्मूला यहाँ पे जो मॉडिफाई हुआ है दैट इज 1 अपॉन पाई 0 टू 2 पाई एंड एफ ऑफ एक्स और cos nx बचा सिर्फ एंड बी एन का फॉर्मूला आपने देखा कि 1 अपॉन पाई एंड 0 टू 2 पाई एफ ऑफ एक्स इंटू साइन एन एक्स डी एक्स। सो ये तो हमने फॉर्मूला यहाँ पे लिख दिया 0 टू 2 पाई। एक्चुअली फॉर्मूला होता है 0 टू ए के लिए बट उसमें ए की जगह 2 पाई पुट करके हमने मॉडिफाई किया। अब एक एक करके सबको कैलकुलेट करते हैं। तो सबसे पहले मैं ए जीरो कैलकुलेट करना स्टार्ट कर रहा हूँ। तो ए जीरो इक्वल टू 1 अपॉन पाई लिमिट 0 टू 2 पाई और एफ ऑफ एक्स की जगह आप लिखोगे एक्स स्क्वायर। अब एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन मुझे लगता है कि सबको मालूम होना चाहिए, नहीं भी मालूम है तो यहाँ पे फॉर्मूला लिख देता हूँ एक्स रेज टू एन प्लस 1 डिवाइड बाई एन प्लस 1। यहाँ एन का मतलब 2 है तो ये हो जाएगा एक्स क्यूब बाई 3 लिमिट इज 0 टू 2 पाई एंड आउटर में वहाँ 1 अपॉन पाई लिखा हुआ है। तो फाइनली आप लिख सकते हो 1 अपॉन 3 पाई। अपर लिमिट पुट करोगे तो 8 पाई क्यूब हो जाएगा, लोअर लिमिट में 0 क्यूब हो जाएगा। फाइनली सॉल्व करोगे दैट इज 8 पाई स्क्वायर बाई 3। दिस इज द वैल्यू ऑफ ए जीरो। तो एमसीक्यू में इस तरह का ए जीरो एन बी एन में से कोई एक पार्ट कैलकुलेट करने को बोलता है जो कि 2 मार्क्स के लिए होता है और जो 5 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं उसमें ए जीरो एन बी एन तीनों कैलकुलेट करने रहते हैं। सो होप सो कि आपको ए जीरो कैलकुलेट करने में कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ है। अंडरस्टूड? Yes, sir. Okay, so let's see the calculation of the an. So first of all, write the formula of an that is 1 upon pi 0 to 2 pi f of x is nothing but x square and cos nx। यहाँ पे सॉल्व करने के लिए आपको एक रूल यूज करना पड़ेगा u into v रूल। सो u into v रूल बेसिकली आपने एक पढ़ा रहेगा 12th स्टैंडर्ड में और एक मैं अभी आपको बताने वाला हूँ लेटेस्ट। तो दोनों में कोई भी यूज कर सकते हो। तो 12th स्टैंडर्ड में आपने जो u into v रूल पढ़ा था जो कि हम लोग लिखते थे u इंटीग्रेशन ऑफ v dx माइनस डेरिवेटिव ऑफ u and again integration of v dx and further complete integration। और ये इंटीग्रेशन हम लोग चूज करते थे एज पर द लिएट और कुछ टीचर बोलते हैं एज पर द आइलेट। बोथ आर करेक्ट, कोई दिक्कत नहीं क्योंकि आई और एल कभी साथ में आते ही नहीं है। तो आई लिखो या एल लिखो, एल लिखो या आई लिखो, फर्क नहीं पड़ता। तो ये आपका 12th स्टैंडर्ड का एक रूल है। एक और रूल है जो मैं अभी आपको लेटेस्ट बता रहा हूँ u इंटू वी। इसमें आप डायरेक्टली क्या करोगे, u को यहाँ पे एज इट इज कॉपी करोगे, v को इंटीग्रेट कर दोगे, फिर माइनस करके u को डिफरेंशिएट करोगे और v को फर्दर इंटीग्रेट करोगे, फिर वापस u को डिफरेंशिएट करोगे और v को फर्दर इंटीग्रेट करते चले जाओगे, प्लस फिर इधर माइनस प्लस फिर इधर माइनस, ऐसे चलता जाएगा। बट ये फॉर्मूले का एक ड्रॉबैक क्या है कि ये फॉर्मूला एक सीरीज जैसा बन गया तो कभी ना कभी स्टॉप होना चाहिए। तो ये तभी स्टॉप होता है जब u आपका कोई अलजेब्राइक फंक्शन लाइक ax प्लस b ऐसा कुछ है तो इस तरह के फंक्शन का डेरिवेटिव कभी ना कभी जीरो हो जाता है। जैसे कि अगर मैं बोलूं कि एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव फर्स्ट टाइम 2x होगा, सेकंड टाइम 2 और थर्ड टाइम 0 हो जाएगा। तो इस तरह के अगर फंक्शन u के जगह पे है तो ये फॉर्मूला एप्लीकेबल है, अदरवाइज आपको रूल नंबर 1 यानी 12th स्टैंडर्ड वाला यूज करना पड़ेगा। तो बट इसमें एडवांटेज क्या है कि एक ही लाइन में आंसर आता है और ये जो 12th स्टैंडर्ड वाला है अगर आप ये यूज करोगे तो इसमें क्वेश्चन थोड़ा लेंथी होगा, स्टेप्स बढ़ जाएंगे। ये आपके लिए एक नया चीज है, नया चीज सीखना चाहिए। ऐसा रिजिड नहीं होना चाहिए कि नहीं सर हमने 12th का जो पढ़ा है वही फॉर्मूला पढ़ेंगे, दूसरा हम नया नहीं करेंगे, हम उसी में मास्टर है। कुछ नई चीजें सिखाई जाती हैं तो उसको एडॉप्ट करने की कैपेसिटी होनी चाहिए क्योंकि हर बार कुछ ना कुछ हम लोग नया सीख रहे हैं। तो यहाँ पे हम लोग नई चीजें सीख लिए तो ये नई चीज को हम लोग यूज करते हैं। आप देखो एक ही लाइन में क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो जैसे कि मैं यहाँ पे बताया तो ये आपका है u पोजीशन पे वैल्यू और ये है आपका v पोजीशन पे। तो मैं चाहे तो यहाँ भी लिख सकता हूँ बट मैं नीचे ही लिख देता हूँ, दैट इज बेटर। सिर्फ आप u और v का पोजीशन देख लो। तो 1 अपॉन पाई और u पोजीशन पे एक्स स्क्वायर है, v पे इंटीग्रेशन होगा, फिर यहाँ डेरिवेटिव होगा, फिर इंटीग्रेशन होगा, फिर वापस डेरिवेटिव होगा, वापस इंटीग्रेशन होगा, ऐसे चलते जाएगा। कहाँ तक जाएगा उसका डिसीजन ये u पोजीशन पे जो लिखा है वो लेगा। तो पहले आप u पोजीशन से ऑपरेट करो। तो u पोजीशन पे लिखा है एक्स स्क्वायर जिसको एज इट इज कॉपी करना है फर्स्ट टाइम एंड सेकंड टाइम उसको डिफरेंशिएट करना है, वापस डिफरेंशिएट करना है, वापस डिफरेंट करोगे तो 0 हो जाएगा। इसका मतलब ये चीज यहीं पे आके स्टॉप हो जाएगी। अब आपको सेकंड ब्रैकेट के अंदर वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना है।
तो जैसे कि मैंने आपको फॉर्मूला बताया कि सेकंड ब्रैकेट में v पोजीशन पे जो लिखा है उसको इंटीग्रेट करना है, डे 1 से इंटीग्रेट करना, मतलब पहले राउंड से इंटीग्रेट करना, जबकि u पहले राउंड से डिफरेंशिएट नहीं हुआ, पहले राउंड में एज इट इज कॉपी हुआ और सेकंड राउंड से डिफरेंशिएट हुआ है, लेकिन v आपका फर्स्ट राउंड से ही इंटीग्रेट होना शुरू हो जाएगा। तो साइन कॉस का इंटीग्रेशन सबको मालूम है कि साइन nx होगा, लेकिन इंटीग्रेशन में जो x का कोएफिशिएंट होता है वो डिवीजन में जाता है। अगली बार यही सेम टर्म का फर्दर इंटीग्रेशन करोगे, n ऑलरेडी वहां पहुंच गया क्योंकि इसमें ऑलरेडी n है इस ब्रैकेट के अंदर, और साइन का इंटीग्रेशन सबको मालूम है कि cos nx होता है, और फर्दर डिवाइड बाय कोएफिशिएंट ऑफ x, तो यहाँ पे बन जाएगा n स्क्वायर। इसको वापस से इंटीग्रेट करो तो माइनस पहुंच गया, n स्क्वायर भी पहुंच गया, और बाद में cos का इंटीग्रेशन मालूम है कि sin nx होता है, और डिवाइड बाय एक और n की वजह से यहाँ पे n क्यूब आ जाएगा, लिमिट 0 to 2 पाई होगा। तो होप सो कि आपको ये पूरा स्टेप समझा रहेगा। तो एक ही लाइन में आपने इसको इंटीग्रेट कर लिया अगर आपने ये फॉर्मूला यूज किया। तो अगर आप ये 12th स्टैंडर्ड का फॉर्मूला यूज करोगे तो ये एक लाइन में आंसर नहीं आता, ये 4 या 5 लाइन में आपको कंटिन्यू होता, क्योंकि यहाँ पे इंटीग्रेशन दो बार होता है। ओके, सो यहाँ तक क्लियर है? Yes, sir. तो Yes, अब इसमें लिमिट पुट करते हैं। अब लिमिट पुट करने में आपको कुछ प्रॉब्लम यहाँ पे फेस करने पड़ेंगे, तो प्रॉब्लम मैं पहले ही यहाँ पे रिजॉल्व कर देता हूँ। प्रॉब्लम ये फेस करना पड़ेगा कि साइन 0 का वैल्यू क्या होता है, कॉस 0 का वैल्यू क्या होता है, वो तो मालूम है, बट साइन n पाई क्या होता है, साइन 2n पाई क्या होता है, वो आपको शायद नहीं मालूम रहेगा। तो मैं सारी चीजें यहाँ पे लिख देता हूँ। तो आपके इंफॉर्मेशन के लिए साइन ऑफ मल्टीपल ऑफ n पाई इज ऑलवेज 0, एंड साइन ऑफ 2n पाई अगर लिखा है तो भी 0, एंड साइन ऑफ 2n plus 1 into पाई लिखा है तो भी आंसर 0, एंड साइन 0 तो आपको मालूम है 0, एंड साइन पाई भी 0। कॉस में ऐसा नहीं है, कॉस n पाई का वैल्यू वो n के वैल्यू पर डिपेंड करता है। अगर n कोई इवन नंबर है तो आंसर +1 आएगा, n अगर ऑड नंबर है तो आंसर -1 आएगा, इसलिए उसको हम लोग इस पैटर्न में लिखते हैं, क्योंकि n डिसाइड करेगा कि इसका साइन प्लस होगा कि माइनस होगा। बट cos ऑफ 2n पाई की बात करें तो कोई भी नंबर से आप 2 को मल्टीप्लाई कर देते हो तो इवन नंबर बन जाता है, यानी कि इवन है, और इवन के केस में आंसर ऑलवेज प्लस आता है। cos ऑफ 2n + 1, 2 अगर किसी नंबर में आप 2 से मल्टीप्लाई करते हो तो इवन बनता है, और उसमें आप कोई नंबर 1 ऐड कर देते हो तो ऑड बन जाता है, या फिर 1 सब्ट्रैक्ट करते हो तो भी ऑड बन जाता है, और ऑड के केस में आंसर इज माइनस। एंड cos 0 इज दैट इज 1, एंड cos ऑफ pi is the 1 pi, 1 is the odd, therefore answer is this। और अगर मैं पूछूं cos 2 pi तो 2 pi 2 is the even number, answer is +1। तो ये cos के बारे में, साइन के बारे में कुछ वैल्यूज जो आपको मेमोराइज करना है। साइन π/2 मालूम है कि 0 होता है, और cos π/2 1 होता है। सॉरी, माय मिस्टेक, cos π/2 is 1, सॉरी, sin π/2 is 1 and cos π/2 is 0। तो ये कुछ वैल्यूज आपको मेमोराइज करने पड़ेंगे सो दैट कि यहाँ पे आप प्रॉपर कैलकुलेशन करो। तो जैसा कि आप देख रहे हो कि π/2 छोड़ के पूरा साइन हर एक बार 0 ही है, तो 0 पुट करो तो भी 0 है, n पाई 0, 2n पाई 0, 2n + 1, एवरी टाइम मल्टीपल ऑफ पाई इज ऑलवेज 0। तो साइन का टर्म, ये जो साइन का टर्म दिख रहा है, इसमें आप जब 2 पाई पुट करोगे लिमिट तो मल्टीपल ऑफ पाई आएगा, यानी कि ये 0 बनने ही वाला है, और 0 पुट करोगे तो भी 0 बनेगा। तो साइन का जो टर्म है वो 2 पाई में भी 0 होगा और 0 पे भी 0 होगा। तो फिर क्यों ना हम इन चीज को डिस्कार्ड ही कर दें, मतलब इसको कॉन्सेंट्रेट ही नहीं करें, इसको देखे ही नहीं किए क्वेश्चन में। तो कभी भी क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं और लिमिट आपका पाई का मल्टीपल है, पाई 2 पाई 3 पाई, π/2 नहीं है, पाई 2 पाई 3 पाई, अगर ऐसा लिमिट है या फिर 0 लिमिट है और उसमें क्वेश्चन के अंदर साइन के कुछ टर्म्स आए हैं, तो साइन की तरफ ध्यान दो ही मत, क्योंकि वो 0 ही हो गया है। तो बचा हुआ जो पोर्शन है उस पे ही सिर्फ आप कॉन्सेंट्रेट करो और उसी में लिमिट पुट करो। तो बचे हुए पोर्शन में अगर मैं पहले तो यहाँ दोनों जगह माइनस साइन है, यहाँ भी माइनस है, यहाँ माइनस है, तो प्लस हो जाएगा, और x की जगह आप 2 पाई पुट करोगे तो 4 पाई हो जाएगा। यहाँ x की जगह जब 2 पाई पुट करोगे तो 2n पाई होगा और उसका वैल्यू +1, तो ये cos बन जाएगा 1 और ये बन जाएगा 4 पाई और माइनस माइनस प्लस। तो फाइनली आपको पता चल गया कि 4 क्या आ जाएगा, जरा बता दो आप, माइनस माइनस प्लस, और x की जगह 2 पाई पुट किया तो 4 पाई अपॉन n स्क्वायर। क्या बचेगा आंसर, 4 पाई अपॉन n स्क्वायर, जब आपने लिमिट पुट किया 2 पाई, यानी अपर लिमिट का वैल्यू। लेकिन जब आप लोअर लिमिट पुट करोगे तो यहाँ one is disturbing the class. Okay. Okay. So now substitute the upper limit and lower limit. So here you can see that when you substitute the upper limit, I mean value of 2 pi in this 2x, then you will get the 4 pi and both minus become a plus. So finally we will get, and cos 2 pi n is nothing but 1. तो फाइनली आपको आंसर यहाँ पर लिमिट मिलेगा 4 पाई अपॉन n स्क्वायर। नाउ थिंक अबाउट द लोअर लिमिट।
So when we substitute x equal to 0, then complete this term equal to 0. So then value of lower limit is 0. So finally conclude that the upper value of upper limit is the 4 pi upon n square and lower limit is 0. So ये मैंने यहाँ पे नीचे यहाँ लिख दिया है एंड वापस एक बाहर 1 upon pi वहाँ पे वेटिंग में था जो पाई पाई कट के फाइनली आंसर इज n equal to 4 upon n square. इस तरीके से आपने इस क्वेश्चन का a0 कैलकुलेट कर लिया, an कैलकुलेट कर लिया. अब आपको bn कैलकुलेट करने का सिखाता हूँ. अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है तो a0 n bn में से कोई एक ही पूछता है और अगर सब्जेक्टिव क्वेश्चन है तो तीनों पार्ट पूछेगा. तो आपको ये कैलकुलेशन अगर समझ गया हो तो इसी के बेसिस पे हम लोग bn कैलकुलेट करेंगे. So now let's see the calculation of the bn. So once again formula is 1 upon pi, limit is 0 to 2 pi and x square into sin nx. Once again apply same rule, u into v rule. This is the u and this is your v. So once again according to u into v rule, first round में u as it is copy होता है, second में u differentiate होता है एंड थर्ड में वापस डिफरेंशिएट होता है और ऐसे डिफरेंशिएट होते चला जाता है. तो u पे पहले कॉन्सेंट्रेट करते हैं. एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x एंड 2x का डेरिवेटिव 2, आगे 2 का डेरिवेटिव 0, इसलिए हम लोग इसको इधर ही स्टॉप करेंगे जब तक ये u वाले पोजीशन पे जो फंक्शन लिखा है उसका डेरिवेटिव 0 नहीं होता है. ये आपका प्लस माइनस चलता रहेगा. लेकिन अगर 0 कभी हुआ ही नहीं लाइफ में तो उसमें ये फॉर्मूला ही एप्लीकेबल नहीं है. तो ये ध्यान में रखना, हर जगह ये मत अप्लाई करो. जैसे कि अगर मैं यहाँ पे एक्स स्क्वायर की जगह e raised to x लिखा है तो e raised to x का डेरिवेटिव कभी 0 होगा ही नहीं, तो उसमें ये फॉर्मूला नहीं चलेगा. इसी सिचुएशन में क्या करेंगे हम लोग, जब ये सामने आएगा तभी का तभी डिस्कस करेंगे. तो कट कर देता हूँ. अब आते हैं सेकंड. तो सेकंड v पोजीशन में राउंड 1 में ही आपका फर्स्ट राउंड में ही वो इंटीग्रेट होता है. u फर्स्ट राउंड में इंटीग्रेट नहीं होता, एज इट इज कॉपी होता है. सेकंड राउंड से डिफरेंशिएट होना शुरू होता है. बट साइन राउंड 1 से ही, मतलब v पोजीशन पे जो भी फंक्शन लिखा है वो राउंड 1 से ही इंटीग्रेट होना स्टार्ट होता है. तो साइन का इंटीग्रेशन सबको मालूम है कि माइनस cos nx होगा n डिवाइड बाय. अगले राउंड में जब इसको फर्दर इंटीग्रेट करेंगे तो माइनस और n दोनों कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा और cos का इंटीग्रेशन साइन होगा और साइन का इंटीग्रेशन में n वापस डिवाइड होकर n स्क्वायर बनता है. अगले राउंड में साइन का इंटीग्रेशन माइनस cos होता है, ऑलरेडी इधर माइनस दिया हुआ है तो प्लस cos nx और एक और n के डिवाइड होने की वजह से n क्यूब होता है. जैसे कि मैंने बताया कि साइन के अंदर जब आप 2 पाई एंड 0 पुट करते हो तो साइन ऑलवेज 0 बन जाता है बिकॉज साइन मल्टीपल ऑफ पाई इज 0 एंड साइन 0 इज आल्सो 0. सो नो नीड टू थिंक अबाउट दिस टर्म. इस टर्म के बारे में आप सोचो ही मत क्योंकि अपर एंड लोअर दोनों में 0 होगा. सो थिंक अबाउट द फर्स्ट टर्म एंड लास्ट टर्म. So now substitute x equal to 2 pi, then we will get the value. 2 pi का square is nothing but 4 pi square and cos 2 pi is always know that is a minus 1 because minus 1 इसलिए minus 1 लिखा, but cos 2 pi is 1 divided by n. And now think about the last term. Once again cos 2 n pi is 1, so finally answer is 2 upon n cube. This is the value of upper limit. Go for the lower limit. So now here substitute x equal to 0, then we will get the value 0, but here substitute the 0, then cos 0 is 1, so finally answer is 2 upon n. In both the bracket 2 upon n cube, 2 upon n cube cancel because this is minus sin. एंड आउटर में एक पाई आपका वेटिंग में है, पाई से पाई कटेगा और फाइनली अगर आप देखो तो यहाँ रिजल्ट आएगा दैट इज माइनस 4 पाई अपॉन n. सो दिस इज द वैल्यू ऑफ bn. अंडरस्टूड? यस सर. फाइनली आपने a0 and bn Yes. अब इसको आप फाइनल आंसर में सब्स्टिट्यूट करेंगे तो फाइनली फोरियर सीरीज का जो आंसर है दैट इज f of x equal to a0 by 2 plus summation of n equal to 1 to infinity an cos of, यहाँ पे होता है एक्चुअली 2n pi x डिवाइड बाय a, बट हमारे क्वेश्चन में लिमिट 0 to 2 pi होने की वजह से जब a की जगह 2 pi पुट करोगे तो ये 2 pi कट जाएगा और फाइनली nx बचेगा. तो यहाँ पे मैं सिर्फ nx लिखूंगा एंड समेशन ऑफ n वो लिमिट के हिसाब से यहाँ पे nx होगा कि 2nx होगा, nx by 2 होगा, क्या होगा वो लिमिट डिसाइड करेगा. एक्चुअली फॉर्मूला आपका 2n pi by a है. So n equal to 1 to infinity and this is bn into sin of nx. Once again now substitute the value of a0 and bn. So a0 or f of x का value, what is the value of f of x? That is the given in the question, x square, and a0 आपने कैलकुलेट कर दिया तो that is 8 pi square by 3 आया था, 1 divided by 2 ऑलरेडी है. n equal to 1 to infinity, an का वैल्यू आपने कैलकुलेट किया था तो 4 by n square आया था, that is cos nx, and bn का जो वैल्यू है that is minus 4 pi upon n and sin. So this is your final answer and this whole expression is called as फोरियर सीरीज. अगर आप चाहते हो कि इसको सीरीज के टर्म में लिख के दिखाऊं तो आप n की जगह 1 by 1 1 2 3 पुट करना स्टार्ट करो. तो चलो पुट करते हैं तो फाइनली आपको यहाँ पे रियलाइज होगा कि ये एक सीरीज जैसा है. जस्ट वेट.
तो फाइनली हम लोगों ने यहाँ पे n की जगह 1 और इधर भी 1 पुट किया तो cos x अपॉन 1 स्क्वायर, 2 पुट किया इधर और इधर तो cos x अपॉन cos 2x अपॉन 2 स्क्वायर लाइक दैट, एंड सिमिलरली इधर n की जगह 1.2 पुट किया तो sin x अपॉन 1 sin 2x अपॉन 2 sin 3x अपॉन 3 लाइक दैट. सो फाइनली आपने x स्क्वायर को साइनोसॉइडल एंड के वेव के टर्म में लिख दिया. अब यू कैन ट्रांसफर दिस सिग्नल. ओके नाउ कभी कभी क्वेश्चन में क्या होता है कि वो लोग कुछ क्वेश्चन में एक्स्ट्रा पार्ट देते हैं, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ. सपोज इसी क्वेश्चन में उन्होंने ऐसा बोला रहता है कि हेंस डिड्यूस दैट मीन्स कि जो लास्ट में आंसर आया है इसका यूज करके आप कुछ कैलकुलेट करो. जैसे कि फर्स्ट पार्ट दिया है, यू हैव टू कैलकुलेट 1 अपॉन 1 स्क्वायर, 1 अपॉन 2 स्क्वायर, 1 अपॉन 3 स्क्वायर लाइक डॉट 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 व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस सीरीज. तो इसका वैल्यू क्या आएगा वो हम लोग को कैलकुलेट करने को बोला है. एंड क्या क्या पूछ सकता है वो मैं सारी पॉसिबिलिटी यहाँ पे लिख देता हूँ. सेकेंड पार्ट यहाँ पे पूछ सकता है 1 अपॉन 1 स्क्वायर प्लस सॉरी माइनस 1 अपॉन 2 स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 3 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 4 स्क्वायर डॉट 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 लाइक क्वेश्चन मार्क, ये पूछ सकता है. थर्ड पार्ट आपसे पूछ सकता है 1 अपॉन 1 का स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 3 का स्क्वायर 1 अपॉन 5 का स्क्वायर. इसमें आप देख रहे हो कि सिर्फ ऑड नंबर आए हुए हैं. एंड फोर्थ पार्ट वो लोग पूछ सकते हैं सिर्फ ऑन इवन नंबर आ जाए 1 अपॉन 2 स्क्वायर 1 अपॉन 4 स्क्वायर एंड 1 अपॉन 6 स्क्वायर लाइक दैट. दिस इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क. और एक और पार्ट पूछ सकते हैं दैट इज 1 अपॉन 1 स्क्वायर 1 अपॉन sorry 1 raised to 4 and 2 raised to 4 1 upon 3 raised to 4 like that. ये भी एक पास का स्पेशल केस है, इसके लिए हम लोग क्या करेंगे वो भी देखते हैं. तो कैसे ये सब पार्ट्स कैलकुलेट होंगे ये सीरीज के बेसिस पे, ये चीज क्वेश्चन के साथ इंक्लूडेड है. मैंने बाद में लिखा, पहले नहीं लिखा क्योंकि पहला क्वेश्चन है तो मैं थोड़ा थोड़ा करके बता रहा हूँ. सो सपोज दैट आपको फर्स्ट पार्ट कैलकुलेट करना, तो कोई भी पार्ट कैलकुलेट करना है हो या किसी भी क्वेश्चन में इस तरह का कुछ हेंस डिड्यूस पार्ट दिया हुआ है, तो आप क्या करोगे ना, x की जगह वैल्यू पुट करोगे, x की जगह आप लोअर लिमिट पुट करोगे या फिर x की जगह लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइड बाई 2 पुट करोगे. इन दोनों को पुट करने से कुछ ना कुछ जरूर रिजल्ट आता है. सपोज दैट लोअर लिमिट पुट किया तो इनमें से कोई एक पार्ट प्रूफ हो जाएगा, कौन सा होगा मालूम नहीं हो तो करने के बाद पता चलेगा. एंड अपर एंड लोअर डिवाइड बाई 2 पुट किया तो भी इसमें से कोई एक पार्ट प्रूफ. ठीक है, और आगे का पार्ट कैसे होगा, ये तो मैंने बोला कि एक लोअर लिमिट पुट करके आ गया, सो द पहला पार्ट लोअर लिमिट से आ गया, दूसरा पार्ट अपर एंड लोअर का एडिशन डिवाइड बाय 2 है. थर्ड एंड फोर्थ कैसे करेंगे, तो थर्ड एंड फोर्थ ये फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट के रिजल्ट से ही मिलेगा. आप देखो अगर फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट को जब आप ऐड करोगे तो ये जो ऑड टर्म इवन टर्म है वो कट जाएंगे, दिख रहा है कि नहीं. तो 1 अपॉन 1 स्क्वायर 1 अपॉन 3 स्क्वायर सिर्फ ऑड टर्म ही बचेगा. और फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट को जब आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो सिर्फ तो फिर ऑड वाले कट जाएंगे, इवन वाला बच जाएगा. तो कभी कभी ये ऐड और सब्ट्रैक्ट करके भी आता है. और ये जो लास्ट पार्ट है इसके लिए अलग से हम लोग टेक्निक यूज करेंगे जो मैं आपको थोड़ी देर के बाद बताऊंगा. तो पहले हम लोग फर्स्ट पार्ट पे कॉन्सेंट्रेट करते हैं कि इसको सॉल्व कैसे करना है. तो जैसे कि मैंने बताया कि आप ट्राई करो पहले अपर लोअर लिमिट पुट करके. तो आपके क्वेश्चन का मैं याद दिला देता हूँ कि लिमिट 0 to 2 पाई था, तो लोअर लिमिट इसमें क्या है 0, तो आपको 0 पुट करना है. ये फाइनल आंसर यानी कि ये जो सीरीज हमने कैलकुलेट किया है इसके अंदर आपको पुट करना है. इधर x की जगह इधर भी जहां जहां x है लेफ्ट राइट दोनों साइड में x की जगह 0 पुट करना. तो अगर मैं यहाँ पे x की जगह 0 पुट करता हूँ तो आप देख रहे हो कि 0 बन जाएगा. और cos 0 1 होता है, cos 2 into 0 0 ही होगा, cos 0 1 होता है. तो cos 0 1 एंड sin 0 0, तो पहला वाला ब्रैकेट आएगा, दूसरा वाला ब्रैकेट कंप्लीटली 0 होगा. तो यहाँ पे x की जगह 0 और बाकी ये 4 पाई स्क्वायर बाय 3 को मैं उठा के दूसरे साइड में यानी कि लेफ्ट साइड में ट्रांसफर कर देता हूँ. तो यहाँ पे मैं वापस से लिखता हूँ कि दैट इज 0 आया पुट करने के बाद एंड माइनस 4 पाई स्क्वायर बाय 3 एंड दिस इज इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ 1 अपॉन 1 स्क्वायर 1 अपॉन 2 स्क्वायर एंड 1 अपॉन 3 स्क्वायर लाइक दैट. आप देख सकते हैं वापस से ये सीरीज में मैंने x की जगह 0 पुट किया है, तो cos 0 1 हो गया है और sin 0 0 हो गया. तो इस तरह से cos वाले टर्म्स बच गए, 1 अपॉन 1 स्क्वायर 1 अपॉन 2 स्क्वायर 1 अपॉन 3 स्क्वायर, बिकॉज सारे cos 0 की वजह से 1 बन गए. और नीचे वाला जो 1 2 3 था वो 0 हो गया बिकॉज sin 0 0 होता है. और पहले वाले ब्रैकेट के बाहर 4 का मल्टीप्लिकेशन था वो भी मैंने कंटिन्यू लिखा हुआ है. एंड 4 पाई स्क्वायर 3 जो लेफ्ट में राइट में लिखा था उसको हमने लेफ्ट में ट्रांसफर कर दिया जिसकी वजह से माइनस साइन हो गया. तो ये सारी चीजों को मैंने यहाँ पे लिख के रखा. फिर जो कैलकुलेट करना है उसको एक साइड करो और बाकी साइड को दूसरे साइड में ट्रांसफर करो. ये 4 से 4 कट जाएगा. तो फाइनली 1 अपॉन 1 स्क्वायर 1 अपॉन 2 स्क्वायर 1 अपॉन 3 स्क्वायर डॉट 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 आंसर इज माइनस पाई स्क्वायर बाई 3. दिस इज योर फर्स्ट पार्ट हेंस प्रूफ. तो एक पार्ट मिल गया. अब हम लोग दूसरा पार्ट निकालने के लिए x की जगह अपर लिमिट यानी कि 0 प्लस 2 पाई डिवाइड बाई 2 यानी कि पाई पुट करेंगे. अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइड बाई पाई पुट करके देखते हैं. तो चलो वहीं पे जाके डिस्कस करते हैं जहाँ पे सीरीज कैलकुलेट की. तो अभी साइन के बारे में सोचो.
तो sin पाई 0, sin 2 पाई 0, sin 3 पाई 0, बिकॉज sin मल्टीपल ऑफ पाई इज ऑलवेज 0, तो sin वाला टर्म तो गया। थिंक अबाउट द cos, तो cos पाई यानी कि ऑड पाई हो गया, cos 2 पाई यानी कि इवन पाई हो गया, cos 3 पाई यानी कि ऑड पाई हो गया। तो ऑड इवन चलते जा रहा है। ऑड के केस में cos -1 देता है और इवन के केस में cos +1 देता है। ठीक है, तो cos पाई का वैल्यू -1, cos 2 पाई का वैल्यू +1, cos 3 पाई का वैल्यू वापस -1। तो माइनस प्लस फर्स्ट ब्रैकेट में आएगा, सेकंड ब्रैकेट टोटली नलिफाई हो रहा है और इधर भी x की जगह हम लोग पाई पुट कर रहे हैं, तो यहाँ भी पाई स्क्वायर नजर आएगा। तो अगर इसको आपने थोड़ा सा मेमोरी में फिट किया है तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ दैट इज पाई स्क्वायर, जो कि x की जगह पुट किया, और दूसरे साइड का जो टर्म था वो मैंने इधर ले लिया, 4 टाइम्स ऑफ -1/1 स्क्वायर प्लस 1/2 स्क्वायर माइनस 1/3 स्क्वायर प्लस 1/4 स्क्वायर, लाइक दैट। अब इधर हम लोग जरा सिंप्लीफाई करते हैं लेफ्ट साइड का जो एक्सप्रेशन है, तो 3 को इधर मल्टीप्लाई कर देंगे एलसीएम लेने की वजह से, तो ये हो जाएगा 3 पाई - 4 पाई यानी कि पाई स्क्वायर बाई 3, और ये 4 को भी इधर उठा के लेके आएंगे और इधर आपका माइनस भी कॉमन लेते हैं, तो 1/1 स्क्वायर माइनस 1/2 स्क्वायर, माइनस कॉमन लेने से साइन चेंज हो जाएगा और फिर दोनों साइड में माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो फाइनली 1/1 स्क्वायर माइनस 1/2 स्क्वायर प्लस 1/3 स्क्वायर माइनस 1/4 स्क्वायर डॉट डॉट दिस इज इक्वल टू 5 स्क्वायर बाई 12। दिस इज योर सेकेंड पार्ट। अंडरस्टूड? यहाँ तक क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. अब ये फर्स्ट पार्ट एंड सेकंड पार्ट को हम लोग दोनों ऐड करेंगे तो थर्ड पार्ट आ जाएगा, और दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपका फोर्थ पार्ट आ जाएगा। एंड व्हाट अबाउट द फिफ्थ पार्ट, वो हम लोग लेटर ऑन डिस्कस करते हैं। तो जरा मैं यहाँ पे ही वैल्यू अगर लिख देता हूँ तो आप मुझे खुद बताओ कि क्या आएगा, जरा खुद से कैलकुलेट करो, फिर मैं बाद में लिखता हूँ। इसका आंसर तो आपको पता चल गया कि -π² बाई 3 आया, और इस दूसरे वाले का आंसर आपने देखा कि π²/12 आया। तो इन दोनों को ऐड करके यहाँ क्या आएगा वो बताओ, और ऐड सब्ट्रैक्ट करके यहाँ क्या आएगा, जरा वो आप खुद से बताओ थोड़ी देर के लिए। For third part you have to add first and second part, and for fourth one subtract one and first and second. Now fifth part, उसके लिए हम लोग पार्सेवल्स आइडेंटिटी यूज करेंगे। पार्सेवल्स आइडेंटिटी, तो यहाँ पे भी एक नया कंसेप्ट आपको मिलेगा, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पार्सेवल्स आइडेंटिटी। कुछ ज्यादा नया टॉपिक नहीं है। सो पहले मुझे इस पार्सेवल्स आइडेंटिटी भी हर एक टाइप के लिए होगा, तो फिलहाल मैं आपको 0 to a के लिए बता रहा हूँ। तो मुझे 0 to a के लिए जरा a0 का फॉर्मूला, an का फॉर्मूला एंड bn का फॉर्मूला बताओ। यस, आई एम वेटिंग फ्रॉम योर साइड। 2/a integration Yes, 0 2 to a upon a fx dx. 0 to a f of x dx। आप भी साइमल्टेनियसली लिखते रहो, 0 to a f of x dx cos 2n pi x upon a, and 2 by a 0 to a f of x sin of 2n pi x upon a dx. Now tell me the final answer of the Fourier series, that is f of x equal to what? a0 by 2 plus summation of Summation n equal to 1 to infinity an cos 2n pi x upon a plus summation n equal to 1 to infinity bn sin n 2n pi x upon a. Very good, 2n pi x upon a. Now अब इसी के ये जो लास्ट आंसर लिखा है ना, इसको मैं क्या कर रहा हूँ, f of x से मल्टीप्लाई, पहला मॉडिफिकेशन मल्टीप्लाई बाई 3 स्टेप हम लोग परफॉर्म करेंगे, और फिर आपको लास्ट में एक रिजल्ट आएगा, एंड दैट रिजल्ट इज कॉल्ड एज द पार्सेवल्स आइडेंटिटी। f of x से मल्टीप्लाई करेंगे, देन वी विल गेट द f of x द होल स्क्वायर, दैट इज a0 by 2। साइमल्टेनियस आप भी नोट डाउन करो, मैं काफी स्लो मोशन में लिख रहा हूँ, आप भी लिख सकते हो। n equal to 1 to infinity an into f of x into cos of 2n pi x upon a plus summation n equal to 1 to infinity bn f of x into sin of 2n pi x upon। सो आपने फर्स्ट स्टेप परफॉर्म किया, सेकेंड स्टेप परफॉर्म करते हैं। ये जो रिजल्ट अभी अभी आया है इसको आप इंटीग्रेट करो, इंटीग्रेट, और लिमिट लिखना है 0 to a। 0 to a में आपको इंटीग्रेट करना,
तो दोनों साइड में इंटीग्रेट करते हैं, सो देन क्या होगा देखो जरा, जस्ट सेकेंड। यस, सो इधर इंटीग्रेशन 0 to a f of x कंप्लीट स्क्वायर dx, इंटीग्रेट कर रहे हैं x के रिस्पेक्ट में, तो ये a0/2 कांस्टेंट क्वांटिटी है, उसको हम लोग इंटीग्रेशन के बाहर लिखेंगे, एंड 0 to a f of x dx प्लस summation n equal to 1 to infinity an into once again integration 0 to a f of x into cos of 2n pi x divided by a, and summation n equal to 1 to infinity bn into 0 to a f of x sine of 2n pi x upon a dx. So this is your second step जो आपने perform किया. Now third step, step 3, multiply by 2 by a on both the side. Then 2 by a 0 to a f of x whole square dx. This is equal to a0/2 into 2 by a 0 to a f of x dx plus summation n equal to 1 to infinity an again 2 by a 0 to a f of x cos of 2n pi x by a dx plus 2 by a summation n equal to 1 to infinity bn into 2 by a integration 0 to a f of x sine of 2n pi x by a dx. अभी ये लास्ट में जो रिजल्ट आया उसमें आप अगर ध्यान से देखते हैं तो आप देखोगे कि ये जो टर्म है, ये किसका फॉर्मूला है? यस स्टूडेंट, ये जो मैं सर्कल कर रहा हूँ ये सब फॉर्मूलेज है, तो इनके वैल्यूज बताओ। बोलो, जो पहला सर्कल किया a0 an dn. यस a0 an का फॉर्मूला है, तो हम लोग फिर वही चीज यहाँ पे लिख देंगे. सो दैट इज 2 by a 0 to a f of x the whole square dx. This is equal to a0/2 a0 plus summation n equal to 1 to infinity an into an, and third one summation n equal to 1 to infinity bn into bn. In next line you can write बस एक छोटा सा simplification and you will get the final answer. 2 by a 0 to a f of x complete whole square dx, and this is equal to a0 का square by 2 plus summation of n equal to 1 to infinity an का स्क्वायर, और दोनों समेशन में समेशन कॉमन ले लिया तो an स्क्वायर प्लस एक कॉमन समेशन में लिख दिया. सो दिस रिजल्ट इज नोन एज पार्सेवल्स आइडेंटिटी फॉर 0 to a इंटरवल. तो उसी तरह से मैंने 0 to a का बताया, आप जब हम लोग -a to a डिस्कस करेंगे तो उसका भी आइडेंटिटी वही पे प्रूव करेंगे. तो जब भी क्वेश्चन में कोई सीरीज में रेस टू 4 रेस टू 6 हायर पावर्स के टर्म्स दिए होंगे तो आप ये आइडेंटिटी यूज करोगे. तो हेंस डिड्यूस वाले पार्ट पे मैं आता हूँ, तो उसमें फिफ्थ पार्ट में रेस टू 4 पे प्रूव करने को दिया. एक मिनट में दिखाता हूँ, तो सब में लिखा भी रहेगा. तो ये फोर्थ पार्ट में देख रहे हो 1/4 1 रेस टू 4 2 रेस टू 4 3 रेस टू 4. तो ये फोर्थ पावर वाले जो टर्म्स हैं वो इसी आइडेंटिटी से आते हैं. तो इस आइडेंटिटी को हम लोग इस क्वेश्चन में यूज करेंगे. नाउ अप्लाई अब आइडेंटिटी in this question. Question is f of x is nothing but x square and limit is 0 to 2 pi. Therefore, you have to substitute a equal to 2 pi. So according to this formula, that is 2 upon 2 pi, limit 0 to 2 pi, f of x is nothing but x square and again square. This is equal to, what is the value of a naught? इसने note down किया है, that is 8 pi square by 3 complete whole square by 2. This is the value of a naught. Understood? What is the value of an?
Yes, student, what is the value of an? 4 upon n square. 4 upon n square, complete whole square. And what is the value of bn? 4 pi upon. Minus 4 pi n. Minus 4 pi upon. Yes. Now simplify this identity, then you will get the fourth part of answer. Fifth one. A 2 pi and 2n cancel, so finally we will get 1 upon pi. And this is x raised to 4. Integration of x raised to 4 is x raised to 5 by 5. Limit is 0 to 2 pi. And इस टर्म को भी हम लोग लेफ्ट में ट्रांसफर कर लेते हैं, तो माइनस 8 का स्क्वायर, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 8 स्क्वायर, दैट इज 64, and pi square is pi raised to 4 divided by 3 is 9, and नीचे ऑलरेडी एक 2 है, तो 2 into 9, this is equal to, so 4 का square is 16, and summation of 1 upon n raised to 4, and n start from 1 to infinity, and second को भी लिखते हैं, तो 4 का square is 16, but this is pi square also, and again summation n equal to 1 to infinity, that is 1 upon n square. Now simplify the whole expression. So in next step you can write, yes, here you can to substitute the limit. So 2 raised to 5 is nothing but 32 pi raised to 5 minus 0 divided by 5 pi, minus, that is 32 pi raised to 4 upon 9, 2 से 64 कट गए, equal to 16 times of, now expand this series, now substitute n equal to 1, so 1 raised to 4, 1 upon 2 raised to 4, 1 upon 3 raised to 4, like that, and plus 16 times of pi square also, that is 1 upon 1 square, 1 upon 2 square, and 1 upon 3 square. ये पार्ट का आंसर हमने ऑलरेडी कैलकुलेट किया है, तो जरा मुझे इसका आंसर आप बताओ, तब तक मैं इधर सिंप्लीफाई करता हूँ. सो 32 pi raised to 4 upon 5 minus 32 pi raised to 4 upon 9, this is equal to 16, 1 upon 1 raised to 4, 1 upon 2 raised to 4 dot 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 plus 16 pi square, and tell me the answer of this part. This is your first part, हमने already solved it. Yes, student, tell me the answer. Minus pi square upon 3. Minus pi square, right? Upon 3, sir. Upon 3, okay, upon 3. So ये 32 raised pi raised to 4 कॉमन लेते हैं, so 1 by 5 minus 1 by 9, this is equal to 16 times of 1 upon 1 raised to 4, 1 upon 2 raised to 4 dot dot dot, and that is 16 pi raised to 4 upon 3, correct. अब ये टर्म को भी उठा के हम लोग इधर ट्रांसफर कर लेंगे. पहले इसका ये सिंपलीफिकेशन जरा मुझे आप बता दो, ये कितना है. So 32 pi raised to 4 into, yes, tell me the value of this one. 4 by 45. Sorry, 4 by 45. 4 upon 45, and this 16 pi raised to 4 को माइनस इधर प्लस कर देंगे, डिवाइड बाई 3, this is equal to 16 times of 1 upon 1 raised to 4, 1 upon 2 raised to 4 dot dot dot. Now 16, 16 and 16 cancel to each other. Here 2 is the rest part. So finally pi raised to 4 is common. That 2 into 4 is 8 by 45, and plus 1 upon 3. This is equal to 1 upon 1 raised to 4, 1 upon 2 raised to 4, and 1 upon 3 raised to 4 dot dot dot. Tell me the final calculation of this part. Multiply by 15. इसके साथ 15 का मल्टीप्लाई करो, तो नीचे 45 ऊपर 15 हो जाएगा, एंड 15 प्लस 8 कितना होता है. 23 upon 45. Sorry, once again. 23 upon 45. 23 upon 45 pi raised to 4. This is your final answer. 1 raised to 4, and 1 upon 2 raised to 4, and 1 upon 3 raised to 4 dot dot dot. So hope so कि आपको ये पूरा कैलकुलेशन समझ में आ रहेगा. तो पहले मैंने आपको पार्सेवल्स आइडेंटिटी प्रूफ करना सिखाया, और फिर बाद में मैंने उसको यूज करना भी सिखाया. So that's all for today lecture. We will meet in next lecture and solve more example based on this type 1, I mean Fourier series in 0 to a. So thank you for this lecture. Thank you, sir. Thank you, sir. Yeah. Bye, sir.